सो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली आप ये थंबनेल देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो मतलब वन शॉट होने वाला है आपका सिग्नल एंड सिस्टम वन शॉट होने वाला है। यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये होगा कि जो भी स्टूडेंट ऑब्वियसली ये देखेंगे तो ये जो हमारा मतलब बेसिक सिग्नल सिस्टम का यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिग्नल। तो सबसे पहले तो सोचोगे आप, अगर पहली बार मतलब बाई चांस अगर आपने क्लिक भी कर लिया तो सोचोगे कि ये तो थर्ड सेमेस्टर का मतलब ये जो है थर्ड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है। तो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तो इवेंट सेम चल रहा है तो मैं क्यों उसको अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं बता दूं कि अगर आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में तो जाओगे तो देखोगे तो ये जो सब्जेक्ट है ना बेसिक सिग्नल सिस्टम, ऑलरेडी जो है हमारे एक तो फ्रेंड्स जो थे उन मतलब स्टार्टिंग में उनको मैंने कन्विंस किया था एंड वो एग्री हो गए थे एंड दे हैव अपलोडेड द सिग्नल सिस्टम। उसके बाद हैविंग सम इश्यू विथ हिम, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मतलब बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। जस्ट आई डोंट नो व्हाई, क्या ऐसा उनके साथ हुआ। तो एनीवे मैंने इसको अभी तक अपलोड नहीं किया था क्योंकि आप जाओगे देखोगे तो मोस्टली जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर, आपको बता दूं सबसे पहले आप थर्ड सेमेस्टर में ऑब्वियसली आई डोंट नो कि ये वीडियो एक साल बाद मतलब ऑब्वियसली जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा मीन्स 2026 बैच, तो ऑब्वियसली ये वीडियो कभी ना कभी आप देखोगे ही। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर वायरलेस एरा पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो बाई चांस, क्योंकि अब सेकेंड ईयर का पहला ये मतलब सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर का तो वीडियो हमारे मतलब चैनल पर अपलोड नहीं है। तो अब सबसे पहले बता दूं सेमेस्टर आपका है, थर्ड सेमेस्टर का पूरा वीडियो आपको अपलोड है। फोर्थ का मैंने अपलोड नहीं किया था, फोर्थ का भी जस्ट अपलोड किया हूँ। सभी सब्जेक्ट सभी यूनिट जो है आई एम अपलोडेड एज वेल एज। अगर फिफ्थ सेमेस्टर का जाकर देखो तो पूरा अपलोडेड है, सिक्स सेमेस्टर का अपलोडेड है, सेवंथ का अपलोडेड है एंड एथ का भी अपलोडेड है। यहाँ पे देख सकते हो ये होगा आपका सेकंड ईयर का पूरा वीडियो अपलोड है, थर्ड ईयर का पूरा वीडियो अपलोड है और फाइनल ईयर का पूरा वीडियो मतलब फोर्थ ईयर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का पूरा वीडियो हमारा मेरा चैनल पर अपलोड है। तो केवल और केवल हमने बेसिक सिग्नल सिस्टम ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने अपलोड नहीं किया था जस्ट बिकॉज कि मतलब जब हम थर्ड सेमेस्टर का इनिशिएट ले रहे थे तो उस समय हमारे दोस्त मतलब हमारे साथ एक्टिव हो गए थे कि दे आल्सो हेल्प इन दैट, दे विल आल्सो मेक द मतलब वीडियो, बट आफ्टर सम टाइम दे हैव जस्ट डिनाइड टू मेक द वीडियो। सो एनीवे मैंने इसे अपलोड नहीं किया था। और सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो और थोड़ा भी मेरे बारे में आइडिया हो तो यू नो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सो गेट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, गेट के लिए ये जो आपका सिग्नल सिस्टम है ना, अगर थर्ड सेमेस्टर में हो यार, अगर गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी बात तो बहुत ही गौर से सुनो। जो को बेसिक सिग्नल सिस्टम है बहुत ही इजी कह सकता हूँ, उतना इजी भी नहीं, इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ। इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट होता है, MODERA, इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट होता है गेट में। और इससे हमेशा 7 से 10 नंबर का मार्क्स मतलब आता है, 7 से 10 नंबर का मार्क्स आ ही जाता है हर साल। तो देखिए सिग्नल सिस्टम अगर थर्ड सेमेस्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एक आपका प्रेशर जो क्रिएट होने लगता है ना फाइनल ईयर में आने के बाद, लाइक मेरे को देखो मैं मतलब क्या ही बोलूं। चलो वो कभी आप मतलब धीरे धीरे अगर मेरे से जुड़ो रहोगे तो पता चल जाएगा। मीन्स आई हैव टेकन ड्रॉप। वाई ड्रॉप? आई एम थिंकिंग टू टेक ड्रॉप जस्ट बिकॉज कि हमें थर्ड सेमेस्टर में वो चीज नहीं कर पाया, या मेरे कोई सीनियर्स ऐसे नहीं थे जो मेरे को गाइड करें कि हाँ थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो यार इफ यू वांट टू जस्ट गेट गुड मार्क्स इन गेट। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया कि गेट में ये बहुत ही मतलब एक इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट है, उतना इजी भी नहीं है और उतना मॉडरेट भी नहीं है और टफ तो है नहीं, टफ तो बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली देखो मैं अभी लास्ट सेमेस्टर मतलब एट सेमेस्टर में हूँ, मेरा एग्जाम होने वाला है। तो बस यही सब्जेक्ट मतलब बचा हुआ था, इसको मैं देखो यू नो कि सबसे पहले हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक कवर से करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि मैं इस मतलब यूनिट को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर से एक बार मैं सिग्नल सिस्टम आपको बताऊंगा। लेकिन जितनी बार आप कोई सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, लाइक ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट मैं आपको कवर कर रहा हूँ, तो जितनी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, लाइक ये सिग्नल सिस्टम का पहला यूनिट है, फिर से आप आओगे उसमें पढ़ाऊंगा तो उतना मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा उतनी अच्छी मतलब मैं क्वेश्चन को अडॉप्ट कर पाऊंगा, क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक कवर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू सिग्नल देखेंगे। हमारा सिग्नल है क्या, देखिए मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा यार। ऑब्वियसली मतलब एक यहाँ पे देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया AK टू पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारा जो वीडियो होगा ना टोटली और टोटली मैं कह सकता हूँ मोर देन 80 to 90% जो होगा ना, मोर देन 80 to 90% जस्ट ऑन द AK2 आपका सेमेस्टर होगा। लेकिन सम टाइम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जो 10% है ना, 10% जो 20% है, 10 से 20% आपसे गेट से होगा। 10 से 20% मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 10 to 20% जो होगा ना वो मैं इसमें गेट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक जो है गेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो मेरा तो आपको बताया मैं 8 सेमेस्टर में हूँ, तो सबसे पहले इसको जल्दी से जल्दी मतलब इसका ट्राई करूंगा कि मेरा जो इंजीनियरिंग है कंप्लीट होने से पहले स्टूडेंट लाइफ में जितने भी वन शॉट है, लाइक हमने आपको बताया कि जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फोर्थ सेमेस्टर अपलोड नहीं था, फिर से मैं बता रहा हूँ फोर्थ का भी अपलोड होगा। थर्ड में सिग्नल सिस्टम मेरे को लगता है कि मेरे को भी अपने तरीके से आपको बताना चाहिए, देखते हैं इस पे कैसे व्यूज आते हैं। आई एम श्योर कि मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग को अच्छे लगते हैं, तभी इतना अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। चलिए मैं अपने तरीके से पूरा 100% दूंगा। तो अभी के 5 मिनट जो भी था यार, 6 मिनट, ये थोड़ा सा बकवास नहीं है, जस्ट आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हो ना, तो आप समझो कि आपके फाइनल ईयर में होके जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो आई एम योर सीनियर ऑल्सो। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताया। इतना गौर से, इतना गहराई से, इतना डीप में जाके आपको टीचर्स नहीं बताएगा, क्योंकि टीचर गेट का एग्जाम अभी नहीं दे रहा है। अगर टीचर ने दिया भी होगा तो 10 साल पहले दिया होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं दे रहा हूँ, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी बातों को ध्यान सुनोगे तो बहुत ही आपको हेल्प होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला यूनिट जो है ना, पहला यूनिट आपका पूरा बैकबोन है। मतलब ये जो पहला यूनिट है ना, मैं कह सकता हूँ पूरा बेस है, बेस। फर्स्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट इज बेस, और आई कैन से बैकबोन, बैकबोन ऑफ सिग्नल सिस्टम, बैकबोन ऑफ सिग्नल सिस्टम। ठीक है। तो अगर पहला चैप्टर ना बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लिए, तो बहुत ही अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल। उसके बाद हम कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट, मतलब देखने वाले हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल देखने वाले हैं, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल देखने वाले हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जितने टाइप का हम सिग्नल देखेंगे एक दूसरे में, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, बेसिक मतलब अभी तक तो यहाँ सिग्नल पढ़ा हमने, अब टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, सिग्नल अलग होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और सिस्टम अलग होता है। तो जब भी आप ये यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ोगे ना, तो पूरा डाउट मतलब क्लियर हो जाएगा। बस मेरे को सुनते रहो, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको डाउट कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा डाउट भी ना हो ना, जो मतलब ऑब्वियसली जितना डाउट आपको आता है वही डाउट मेरे को भी आता होगा। जब मैं थर्ड में था, फिर फोर्थ में पढ़ा, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, अब मेरे को थोड़ा सा आपसे ज्यादा नॉलेज और आपसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपको ना बचे, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद एनालॉगस पढ़ेंगे, लाइक लीनियर से रोटेशनल में कन्वर्ट करेंगे, रोटेशनल मैकेनिज्म से हम मतलब इसको कन्वर्जन करेंगे एनालॉगस सिस्टम को। उसके बाद जैसे फोर्स वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट, ये हमारा एनालॉजी है, फोर्स टू वोल्टेज, फोर्स टू करंट, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, मतलब मैकेनिकल सिस्टम एज वेल एज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो हमारा सिस्टम होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये आपने टॉपिक कवर पढ़ लिया। अभी आपको टॉपिक कवर नहीं समझ में आएगा, मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि जब हम भी थर्ड सेमेस्टर में थे तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था बेसिक सिग्नल सिस्टम है क्या। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है ना, बेसिक सिग्नल सिस्टम होता क्या है। देखो, ये जो है आपने जरूर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो ये सिग्नल पढ़ा होगा। ये हमारा कौन सा साइन, ये साइन ग्राफ का सिग्नल है ना। तो ये हमारा सिग्नल जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब। जब भी आप मतलब कभी हॉस्पिटल में गए होगे तो देखे होगे ईसीजी होता है, बहुत टाइप के हमारे मतलब हार्ट रेट जो भी होता है, ब्लड पल्स, इसको हम मेजर करते हैं। जो जो हम आपको बोल रहे हैं, जो जो हमारी बात आप सुन रहे हो, वो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सिग्नल बहुत मैटर प्ले करता है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिग्नल नहीं होता तो सिग्नल को हम ट्रांसफॉर्म करके, क्या मेरी जो वॉइस सिग्नल है आपको ये सुनाई नहीं देती अगर सिग्नल नहीं होता। तो सिग्नल सिस्टम पे जो इंपॉर्टेंस है, जो एप्लीकेशन है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो ईसीई आपने मतलब ब्रांच देखा होगा, उसमें केवल और केवल हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो ये ब्रांच है वो ट्रिपल ई, डबल ई है। डबल ई में हम दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये जो ब्रांच है ना, ये कोर ब्रांच है, ये हमारा कोर ब्रांच है। और ये जो है मतलब एलाइड ब्रांच है, इसे मतलब इसे निकला हुआ है। चलिए, सबसे पहले मैंने सिग्नल के बारे में बताया, अब हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं सिग्नल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए सिग्नल क्या होता है। अ सिग्नल इज अ फॉर्मली डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिकल फंक्शन, ये मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल, मतलब एक या दो वेरिएबल की मैथमेटिकल फंक्शन होता है। लाइक ये करता क्या है, जो हमारा सिग्नल होता है, आपने देखा, सिग्नल में देखा है, ये कैरी क्या करता है, ये तो इंफॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द सम फिजिकल फेनोमेना। कोई भी फिजिकल फेनोमेना है, उसके अबाउट क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। जैसे हमने बताया ना, ईसीजी, हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या है, हमारा हार्ट जो है फिजिकल है, फेनोमेना, फिजिकल चीज है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। सिग्नल लाइक वॉइस, वॉइस वॉइस को बताता है कि हाई एम्पलीट्यूड है, लो एम्पलीट्यूड है, कैसा वॉइस है ना। ये कैसे बताएगा, ये हमारा सिग्नल होता है। और सिग्नल का काम क्या होता है भाई, सिग्नल जो होता है ना, वो मैथमेटिकल फंक्शन,
मैथमेटिकल फंक्शन से वन और मोर जो वेरिएबल होते हैं उनको क्या करके, उनको कैरी करके यहाँ पे लिखा है कि इनका इन्फॉर्मेशन बताते हैं अबाउट द फिजिकल फिनोमेना। आई आई मच प्रिटी श्योर कि आपको सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्नल होता है क्या, हमने पूरा अच्छे से बताया। सिग्नल एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि हमारा एक या दो वेरिएबल कैरी किया होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करता है एज वेल एज सम फिजिकल फिनोमेना के बारे में बताता है। ठीक है, इट्स क्लियर। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, दे आर फंडामेंटली फील्ड लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन का। सिग्नल प्रोसेसिंग, जो सिग्नल होता है उसको प्रोसेसिंग करने में। एंड कंट्रोल सिस्टम, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे ना तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे। तो कंट्रोल जब तक आप मतलब आप फिफ्थ सेमेस्टर, देखो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम जो है ना, गेट, फिर से मैं लिख रहा हूँ, जो भी चीजें बताऊंगा मैं गेट से डायरेक्टली लिंक करूंगा यार, क्योंकि अगर आप डबल ई से हो ना तो आप थर्ड सेमेस्टर में, बिलीव करो यार, गेट से अच्छा आपकी मतलब करियर कोई हो ही नहीं सकता। गेट मतलब आपको मल्टीपल मतलब करियर ऑप्शन देगा। मतलब अच्छा है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अपना मतलब इंटरेस्ट जो है अगर अदर फील्ड में देख रहा है, बहुत से लोग मतलब सोचने लगते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल ले लिया, बहुत ही लोअर ब्रांच है, ये है वो है, इसमें करियर नहीं है। नहीं भाई, ये पर आपका सबसे बड़ा गलत है। अगर आप गेट में टफ तो है, देखो ये टफ तो पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो टफ तो पड़ेगा, टफ तो पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसे मल्टीपल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, MULTI, मल्टीपल ना कैरियर ऑप्शन है, CARR कैरियर ऑप्शन है। तो भाई गेट का अच्छे से प्रिपरेशन करो। और ऑब्वियसली आप थर्ड सेमेस्टर में हो यार, थर्ड सेमेस्टर में हो, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर अच्छे से करते हो ना तो यार मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही है कि थर्ड सेमेस्टर में जो भटकते हो थोड़ा बहुत ना, वो भटकाव अपना कम कर लो। जो मैं बता क्या रहा था, जो कंट्रोल सिस्टम है ना, ये गेट का सबसे 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 इजी सब्जेक्ट है। सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका कंट्रोल। देखो मैं लिख रहा हूँ, सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम। तो जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़े रहोगे तब तो कंट्रोल और इजी लगेगा ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हो, हर एक मतलब कोर ब्रांच को बहुत ही डीप जाके पढ़ो। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं, व्हेन अ सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। जब हमारा सिग्नल जो होता है वो फंक्शन होता है, देखिए जब हमारा सिग्नल जो होता है वो फंक्शन होता है वन वेरिएबल का, तो इसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल हम कहते हैं। और अगर ये जो फंक्शन होता है मल्टीपल वेरिएबल का, देखिए मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन होता है, तो इसे मल्टी डायमेंशनल जो होते हैं मतलब हम सिग्नल कहते हैं। लाइक हमारा जो मल्टी डायमेंशनल होता है वो स्पीच सिग्नल, एग्जाम्पल स्पीच सिग्नल मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल मतलब है, इसमें केवल एक डायमेंशन नहीं होता है, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया स्पीच सिग्नल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि डिपेंडिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन द टाइम डोमेन द सिग्नल में बी क्लासिफाइड। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग हम सिग्नल को क्लासिफाई करते हैं, तो हमारा सिग्नल जो होता है वो दो मतलब बहुत टाइप में डिवाइड होता है, लाइक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो देखिए सबसे पहले हम जो कंटिन्यूअस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा वो कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, तो बस ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो हम सिग्नल को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, लाइक हम कैटेगराइज करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम वेरिएबल एज वेल एज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, इवन एंड ऑड एज वेल एज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। चलिए वन बाय वन सभी सिग्नल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से कान खोल के सुनो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी हमने इसका इंपॉर्टेंस बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लाइक मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट अगर सिग्नल पढ़ रहा हूँ, तो भाई सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि सिग्नल मैं पढ़ूं क्यों, है ना। मैं मशीन पढ़ रहा हूँ, मशीन पढ़ूं क्यों, मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ूं क्यों। यही तो मेन हमारे इंडिया के टीचर्स जो है, इंडिया के जो एजुकेशन पॉलिसी है वो जो है थ्योरी बेस पे है। लेकिन थ्योरी बेस पे भी तो हमारे टीचर ऐसे हम लोगों को असाइनमेंट देने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, एक दिन में दो दो घंटे का लेक्चर लेने लगते हैं। मतलब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों सिग्नल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का क्या फायदा है, पढ़ के हम क्या कर लेंगे, ये कोई नहीं बता रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ से कोई नहीं जोड़ रहा है। बस आते हैं टाइम से लेक्चर अपना लेंगे और डे बाय डे हमारा नोट्स मतलब मोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर हम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होने लगेगा, अरे यार ये एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम का प्रेशर, फिर सिग्नल गया, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आया, फोर्थ सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट मिला, फिर सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट मिला, फिर हमारा इतना प्रेशर फाइनली रहता है तो क्रिएट हो जाता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप थर्ड सेमेस्टर में हो, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपने देखा कि मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट कर दिया कि जो सिग्नल सिस्टम है आपका जो गेट का है, सबसे जो है यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये आपका बेस है। मतलब ये आपका बेस है क्योंकि ये बैकबोन ऑफ सिग्नल है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, सभी यूनिट को मैं कवर करने की बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि जितना अच्छे से आपको मैं यहाँ पे डिपिक्ट करूंगा ना, उतना अच्छी मेरी भी नॉलेज होगा। ठीक है, क्योंकि हमको भी इंटरव्यू देना है, गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी देना होता है दोस्त, अगर सुन रहे हो तो।
ठीक है। चलिए इससे पहले अगर हम बात करें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, देखिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू, जो भी वैल्यू होता है ना, कोई भी वैल्यू जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, कोई भी वैल्यू में कंटिन्यूअस टाइम जो सिग्नल होता है वो हमारा क्या होता है, ये डिफाइन होता है। दिस सिग्नल आल्सो कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, ये जो सिग्नल होता है इसे एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। देखिए जो चीज मैं हाईलाइट करता हूँ, इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि आप जब पीडीएफ पढ़ो ना, पीडीएफ पढ़ो तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, हाँ यार सबसे पहले सिंगल और मैथमेटिकल फंक्शन है, ये एक या मोर वेरिएबल का होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है सम फिजिकल फेनोमेना का, फिर से कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। अगर वन वेरिएबल का है तो वन डायमेंशनल, मल्टी वेरिएबल का है तो मल्टी डायमेंशनल कहेंगे। जो हमारा सिग्नल होता है उसको क्लासिफाई किया डिटरमिनिस्टिक, रैंडम, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इवन, ऑड, एनर्जी, पावर। तो एक जो ये स्लाइड है ना, स्लाइड देखने के बाद ही पता चल गया यार कि हम कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, ये जो होता है डिफाइन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है डिफाइन, डिफाइन एवरी वैल्यू। और ये एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन द कंटिन्यूअस रेंज। मतलब कोई वैल्यू पे ये क्या करेगा, देखो हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे भी इसका वैल्यू डिफाइंड है, इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है, इस पॉइंट पे भी डिफाइंड, इस पॉइंट पे डिफाइंड, मतलब एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, देख रहे हो ना, कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टी इक्वल टू ए साइन नॉट, मतलब हम पढ़ा होगा साइन नॉट ओमेगा टी, तो वही है साइन नॉट ओमेगा टी, जहाँ ये हमारा फाई जो है एंगल है, ये हमारा टू पाई जो है ओमेगा होता है, एंगुलर जो भी हमारा वेलोसिटी होता है, तो ये सब चीज आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखते हैं। देखिए कंटिन्यूअस मींस ये हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो डिफाइन होता है, यहाँ पे लिख रहा है ना डिफाइन, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, डिफाइन ओनली एट डिस्क्रीट टाइम, मतलब केवल और केवल एक टाइम इंटरवल पे ही ये जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना टाइम इंटरवल पे क्या होता है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे डिफाइन होता है, जो हमारा मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, where n is the integer representing the nth sample, like this sample often जो होता है ये often result from the sampling of continuous, मतलब हम सैम्पलिंग करते हैं, जब आप अभी क्या बोलते हैं, जब फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो एक एडीसी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन, वहां पर आप सैम्पलिंग पढ़ोगे, सैम्पलिंग करके इसका हम सैम्पलिंग करते हैं कंटिन्यूअस सिंबल का। सैंपलिंग करने के बाद जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इंटरवल में डिस्क्रीट टाइम जो हमारा, जैसे ये देखो ये हमारा डिस्क्रीट कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, थ्री हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन है कि टू पे हमारा इतना वैल्यू है, वन पे इतना वैल्यू है, टू पे हमारा इतना वैल्यू है, वन पे इतना वैल्यू है, थ्री पे हमारा इतना वैल्यू है, तो ये एक डिस्क्रीट टाइम पे ना, मतलब हमारा मतलब डिफाइन है। आप कहोगे कि 2.5 पे इसका कितना वैल्यू है, 2.5 पे देखो, इसका कहोगे 2.5 पे वैल्यू कितना है, तो पता ही नहीं है, 2.5 पे तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसका 2.5 पे वैल्यू कितना है इसका जरूर पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा ये सिग्नल्स होते हैं, ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल होता है और ये हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि पॉइंट पे कहीं भी इसका वैल्यू जो है हम पता कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉइंट पे वैल्यू नहीं मतलब इसका वैल्यू पॉइंट पे नहीं पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड स्लाइड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आओ कि हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। अब डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम क्या होता है, देखिए डिटरमाइन, यहाँ से क्लियर है ना, डिटरमाइन, डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज को हम डिटरमाइन करते हैं means उसके बारे में हमें आइडिया होता है, तो वही लिख रहा है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल इज अ वन हुज वैल्यू, लिख रहा है कि वन हुज वैल्यू इज ऑलवेज स्पेसिफाइड, जो होता है मतलब एक ऐसा सिग्नल जिसका वैल्यू जो है ऑलरेडी हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, मतलब स्पेसिफाइड है, इसकी वैल्यू जो है हमारी जो, ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है, इसकी वैल्यू जो होता है हमें स्पेसिफाइड होता है, देखिए लिख रहा है ना, इसकी वैल्यू जो होता है स्पेसिफाइड होता है एग्जैक्टली कि इतना ही है, ठीक है। तो इस टाइप के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हम कहते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम इंटरवल में इसकी वैल्यू हमें पता होती है तो इसे हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहते हैं। उसके बाद रैंडम सिग्नल होता है, देखो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वही होता है जो हमें कंटीन्यूअस सिग्नल होता है, किसी भी टाइम इंटरवल पे हमें पता है कि इसका वैल्यू यहाँ पे इतना है, इतना है, इस पॉइंट पे इतना वैल्यू है, ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रैंडम, रैंडम सिग्नल, देख रहे हो ना, ये रैंडम है, कहीं भी बढ़ रहा है, कहीं भी घट रहा है, कोई भी इसका मतलब कोई भी इसका प्रॉपर नहीं है, लाइक यहाँ लिखा है रैंडम सिग्नल इज अ वन दैट take a significant amount of time, जो significant amount of time और need to characterize, like इस random है, मतलब कहीं से भी कुछ भी, मतलब कोई मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि यहाँ पे बढ़ेगा यहाँ पे घटेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रैंडम सिग्नल कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, अब कंटिन्यूअस सिग्नल इज दैट सिग्नल और इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब ये देखिए जीरो से इन्फिनिट तक ये टोटली ना एक पीरियोडिक, लाइक यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे घट रहा है वैल्यू, यहाँ पे घट रहा है, ये टाइम पे हमारा बढ़ेगा, ये टाइम पे पीरियोडिक टाइम, मतलब जैसे सिंगल सिस्टम है ना, ये सब पीरियोडिक कहेंगे, क्योंकि जीरो पे हमारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और 90 पे हमारा क्या होगा, देखो ये पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब हर एक जैसे ये देख रहे हो ना, जीरो से और टू पाई, जीरो से टू पाई के बीच में क्या हो रहा है, फिर यहाँ से जीरो से टू पाई के बीच में पीरियोडिक हो रहा है, मीन्स इस पीरियोडिक मतलब सेम सिग्नल हमें मिल रहा है, देख रहे हो ना सेम सिग्नल, ये पीरियोडिक होगा।
और नॉन पीरियोडिक मीन्स जैसे कोई भी, जैसे ये है ना, जैसे रेंडम है, ऐसे ही सेम एज इट इज। देखो जैसे पीरियोडिक है ही नहीं, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, कहीं भी मतलब बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो हमारा पीरियोडिक नहीं है। तो आई होप अपने पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में डिफरेंस समझ में आया कि एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल विच इज नॉट पीरियोडिक सिग्नल नॉन एज नॉन पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक ना हो तो उसे अपीरियोडिक कहते हैं, नॉन पीरियोडिक हो तो उसे अपीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक मीन्स क्या होता है, जो हमारे किसी टाइम इंटरवल में सेम पैटर्न, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हमारे जो रिपीट करे, क्या करे, रिपीट करे तो सेम पैटर्न, अगर सेम पैटर्न हमें रिपीट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। आई होप आपकी जो भी स्लाइड क्लियर हो। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा इवन सिग्नल क्या होता है। देखिए इवन सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। देखो ये हमारा सिग्नल क्या है भाई, जितना इधर बढ़ रहा है उतना इधर घट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक, जितना इधर है उतना इधर है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। इफ एक्स टी इक्वल टू माइनस में एक्स, यहाँ माइनस होता है, माइनस में एक्स टी अगर करेंगे तो ये दोनों सेम होता है टी इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। आई होप सिमेट्रिकल आपको समझ में आया कि हमारा जो सिमेट्रिकल जो हमारा सिग्नल होता है, सिमेट्रिकल सिग्नल जो होता है वाई एक्सिस से क्या होता है, वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होता है, उसे हम इवन सिग्नल कहते हैं। am I right? उसके बाद जो हमारा ऑड सिग्नल होता है, देखिए ऑड सिग्नल यहाँ पे लिख रहा है ना कि ऑड सिग्नल होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये याद रखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और ये जो होता है हमारा ऑड सिग्नल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, देखिए ओरिजिन का सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना इधर है, मतलब ये जो है हमारा एक्स एक्सिस कह सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या है, सिमेट्रिकल है। और ये जो है हमारा इवन सिग्नल जो वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है। लेकिन ये ओरिजिन जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन समझ जो ऑड सिग्नल है हमारा क्या है, ये हमारा ऑड सिग्नल, ये हमारा क्या है, इवन सिग्नल। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा इवन सिग्नल है, इवन एस आई जी एन एल, इवन सिग्नल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल, ठीक है, ऑड सिग्नल, एस आई जी एन एल, ऑड सिग्नल है। ओके, तो ऑड सिग्नल इवन सिग्नल में आपको डिफरेंस दिखा कि हमारा ऑड सिग्नल जो होता है, अगर आप ऑड सिग्नल को अभी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो ऑड सिग्नल कैसे हम मतलब वेरीफाई करते हैं, जब एक्स टी बराबर मतलब माइनस एक्स टी आ जाए ना, एक्स टी बराबर माइनस एक्स टी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑड सिग्नल कहते हैं। एक्स टी में माइनस एक्स टी रखोगे और एक्स टी आ जाए तो उसे हम इवन सिग्नल चाहेंगे। तो यहाँ पे देखो जनरली जो सिग्नल कैन बी रिटन इज द सम ऑफ, जो मतलब हम किसी भी सिग्नल को एक सिंगल से एक सिंगल हमारा सिंगल सिस्टम है उसको हम इवन प्लस ऑड में कैटेगराइज कर सकते हैं। कोई भी हमारा सिग्नल होता है उसमें इवन पार्ट भी होता है ऑड पार्ट भी होता है। कैसे, एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस टी बाई टू, और एक्स टी माइनस यहाँ पे जाता है, देखो माइनस, अगर माइनस आ गया यहाँ पे तो यहाँ क्या है, ऑड है। देखो अगर माइनस आ गया, एक मिनट, अगर माइनस आ गया, आपको जहां जहां से देखना, अगर माइनस आ गया हमारा, कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अगर ये वाला जो ऑड है तो अगर माइनस आ गया तो हमारा ऑड हो जाएगा। अगर ये जो है इवन है मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से भी याद रख सकते हो, हमारा सिग्नल जो पॉजिटिव है तो इवन होगा, अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। लेकिन सबसे मतलब अच्छा जो कह सकते हैं इजी हमारा जो होता है वो होता है कि अगर हम वाई एक्सिस का सिमेट्री देखते हैं तो हमारा इवन सिग्नल होता है, अगर एक्स एक्सिस का सिमेट्री देखते हैं तो ऑड सिग्नल होता है। आई होप आपको इवन ऑड भी समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी सिग्नल चलते हैं। देखिए इतना बहुत ही अच्छे से मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब एनर्जी और पावर सिग्नल क्या होता है, देखिए एनर्जी और पावर सिग्नल क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी सिग्नल। अब एनर्जी है ना, नाम से एनर्जी सिग्नल, यहाँ से देखिए ए सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल इफ ओनली इट्स टोटल एनर्जी इज फाइनाइट। देखिए एनर्जी आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही मैं भूल जाता था जब मैं पढ़ता था, जब भी एनर्जी आए ना तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, देखिए टोटल एनर्जी जो होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। और जैसे पावर आएगा तो पावर हमारा फाइनाइट होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो एनर्जी सिग्नल में हमारा टोटल एनर्जी जो होता है फाइनाइट होता है, और एवरेज पावर जो होता है वो क्या होता है, एवरेज पावर जो जीरो होता है। तो याद रखना एनर्जी और पावर दोनों साथ ही आते हैं, जब एनर्जी सिग्नल होगा तो हमारा एनर्जी फाइनाइट होगा और पावर हमारा जीरो होगा। लाइक ए पीरियोडिक सिग्नल देख रहे हो ना, ए पीरियोडिक सिग्नल, ये इसका एनर्जी जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमारा जो है एनर्जी जो टोटल एनर्जी वो फाइनाइट है, लेकिन एवरेज पावर निकालोगे तो पावर जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी सिग्नल है, हमारा कौन सा सिग्नल है, ई एन ए आर जी, एनर्जी सिग्नल है। कौन सिग्नल है, एस आई सिग्नल, एस आई जी एन एल, एनर्जी सिग्नल, ठीक है। ये हमारा एनर्जी सिग्नल है। अब याद रहेगा ना कि एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी आ रहा है तो एनर्जी मेरा फाइनाइट होगा और एवरेज पावर जो होगा जीरो होगा, ठीक है। अब आते हैं पावर सिग्नल। देखिए पावर सिग्नल क्या होता है, इफ हैव मतलब पावर आ गया तो इसका एवरेज पावर अब क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ऐसे सिग्नल जिसका एवरेज पावर मतलब जो फाइनाइट हो किसी भी टाइम इंटरवल जीरो से हमारा इनफाइनाइट के बीच में, तो इसे पावर सिग्नल कहते हैं। और टोटल एनर्जी जो होगा, देखिए टोटल एनर्जी जो होगा, जैसे हमारा एनर्जी जो होगा पावर सिग्नल का वो क्या होगा, जीरो होगा। तो भाई यही याद रखना है। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे कि जब भी एनर्जी सिग्नल होगा तो एनर्जी हमारा क्या होगा, एनर्जी हमारा क्या होगा भाई, एनर्जी हमारा फाइनाइट होगा, एफ आई एन आई टी, फाइनाइट। लेकिन हमारा पावर क्या होगा, देखो पावर क्या होगा, पावर हमारा जो पावर होगा वो जीरो होगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, वी ई आर एच, एवरेज पावर क्या होगा भाई, हमारा एनर्जी जो होगा फाइनाइट होगा लेकिन एवरेज पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो यही हमें याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैं भूल जाता हूँ तो मैं आपको हाईलाइट भी कर दिया, इसको बॉक्स में भी आपको मतलब मैं ये लिख दे रहा हूँ
देखो, इसको मैं ये बॉक्स में लिख दे रहा हूँ कि आपको याद रखना होगा कि जो हमारा मतलब फाइनाइट होता है, एनर्जी हमारा क्या होता है, फाइनाइट होता है, और हमारा एवरेज फॉर्स होता है, जीरो होता है एनर्जी सिग्नल में। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा पावर सिग्नल होता है, तो पावर सिग्नल में हमारा क्या होगा भाई, पावर सिग्नल में जो हमारा पावर होगा वो क्या होगा, पावर होगा हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा, FINIT, फाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन एवरेज हमारी एनर्जी क्या होगा, एवरेज एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, ENERG होगा, एनर्जी समझ जाना, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो यही दो चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एनर्जी पावर में एनर्जी मतलब हमारा एवरेज पावर मतलब पावर फाइनाइट, और एवरेज एनर्जी जीरो। आई होप ये जो होता है जैसे पीरियोडिक सिग्नल, इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारा पावर सिग्नल है, पावर सिग्नल जो पीरियोडिक सिग्नल, जो भी हमारा पीरियोडिक सिग्नल होता है, देखो ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, देखो जीरो से यहाँ पे आया, जैसे मान चलिए ये वन मान लिया, ये टू मान लिया, ये थ्री मान लिया, ये फोर, ये फाइव। तो हमारा जो सिग्नल है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ तक जा रहा है, वन से टू के बाद में पीरियड पीरियोडिक है, फिर ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक मीन्स हर एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद ये क्या कर रहा है, हमारा सिग्नल जो है पीरियोडिक हो रहा है। तो हमारा पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल होता है, और जो ए पीरियोडिक सिग्नल होता है वो एनर्जी सिग्नल होता है। आई एम मच प्रीटी श्योर कि आपको इतना समझ में आया हो। अब चलते हैं कैजुअल सिग्नल क्या होता है, देखिए कैजुअल सिग्नल क्या होता है, अब कंटिन्यूअस सिग्नल, देखिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल डिस्क्रीट नहीं है। अगर डिस्क्रीट होता तो कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब एक टाइम इंटरवल हमारा मतलब क्या होता है, एक फाइंड होता है। लेकिन ये जो है हमारा कंटिन्यूअस है, देख रहे हो ना, कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा कैजुअल सिग्नल होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जो कि हमारा क्या होता है, कैजुअल सिग्नल xt इक्वल टू जीरो, जो xt इक्वल टू जीरो होता है, जो लेस देन टी, मतलब ये जो हमारा लेस देन टी है ना, टी लेस देन जीरो में हमारा क्या होगा, ये सिग्नल जो होगा जीरो होगा, देख रहे हो ना, टी लेस देन। लेकिन टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू हमारी आएगी, टी ग्रेटर देन जीरो पे हमारा वैल्यू आएगी, तो इसमें कैजुअल सिग्नल कहेंगे। जैसे यूटी जो है, यहाँ पर जो यूटी होता है, जो हमारा यूटी सिग्नल होता है वो कैजुअल कैजुअल सिग्नल होता है, ठीक है, कैजुअल सिग्नल यूटी। यूटी हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यूटी जो होता है वो कैजुअल सिग्नल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंटी कैजुअल, एंटी एंटी मतलब वो सेम एज हमारा टी ग्रेटर देन जीरो पे हमारा क्या होगा, ये हमारा जीरो वैल्यू होगा। लेकिन टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू हमारी मिलेगी। इस एग्जाम्पल के लिए यू माइनस टी, एग्जाम्पल के लिए यू माइनस टी जो हमारी वैल्यू होती है वो नॉन कॉसल होती है। यही सब लिखा है, अब जो चीज लिखा है आप देख लेना। थोड़ा मैं अब जो है स्पीड को तेज करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया कि अब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, सिग्नल कौन सा सिग्नल कैसा होता है। अब आते हैं सम स्टैंडर्ड ऑफ सिग्नल। हमारे सिग्नल में कुछ स्टैंडर्ड है, लाइक सम स्टैंडर्ड में सबसे पहला हमारा जो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, देखिए यूनिट स्टेप, यहाँ से नाम से क्लियर है कि यूनिट स्टेप, स्टेप स्टेप जो यूनिट है, यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूटी से हम इसको फंक्शन को डिनोट करते हैं। और जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ना, वो जो होता है सबसे पहले देखो टी लेस देन जीरो, सॉरी, हमारा टी लेस देन जीरो के लिए हमारा यूटी जो होता है जीरो होता है, लेकिन टी ग्रेटर देन के लिए हमारा वन होता है। तो देख रहे हो टी लेस देन जीरो, एक मिनट, टी लेस देन जीरो है ना, हम ग्रेटर बना रहे हैं, टी लेस देन जीरो, देखो टी लेस देन जीरो भाई, टी लेस देन जीरो के लिए हमारा वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू वन आएगी, देख रहे हो ना, ये वन आ रही है। तो ये इस मतलब टी लेस देन जीरो के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वन आएगी, तो इसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। और एरिया अंडर स्टेप फंक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा इसका एरिया मतलब जो होता है ना अंडर यूनिट स्टेप हमारा यूनिटी आता है। तो आई होप कि हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आया। अब यूनिट इंपल्स फंक्शन देखो, इंपल्स इंपल्स मतलब क्या होता है, इंपल्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल टी, डेल टी से इसे हम डिनोट करते हैं। डेल टी इक्वल टू क्या होता है, हमारा टी इक्वल टू जीरो, जैसे देखो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन होगी, केवल टी इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पे हमारी वैल्यू जीरो होगी, टी लेस देन जीरो पे हमारी वैल्यू इसकी जीरो होगी। देख रहे हो ना, इधर जीरो, केवल और केवल इसी पे वैल्यू मिलेगी। टी मतलब इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, इसी पे हमारी इसकी वैल्यू मिलेगी, केवल टी मतलब इस पे ही हमारी इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि केवल और केवल जो होगा ये हमारा यहाँ पे टी मतलब ये जो है जीरो पे इसकी वैल्यू मिलेगी। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, टी हमारे जो ये दिख रहा है इसी पे इसकी वैल्यू मिलेगी, एक मिनट, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, इस पे ही इसकी वैल्यू मिलेगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, केवल और केवल वन होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यूनिट इंपल्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, देखो इसको सिंबल, इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, यूटी से डिनोट करते हैं, यूटी, ठीक है, यूटी यूटी से डिनोट करते हैं। और इसको डेल्टी से हम डिनोट करते हैं, डेल्टी, ठीक है। तो आई होप यूनिट स्टेप क्या होता है, यूनिट इंपल्स क्या होता है, ध्यान रखना कि ये जो होता है ना, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो होती है वैल्यू वन होती है। और मतलब जैसे हमारा क्या बोलते हैं, इसको जब हम इनफाइनाइट माइनस से इनफाइनाइट की तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू वन ही आएगी, क्योंकि इधर भी जीरो इधर भी जीरो, जब जोड़ेंगे तो समेशन, इंटीग्रेशन में समेशन होता है, तो वन ही आएगा। और डेल यूटी को जब हमारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो हमारा क्या बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को, तो हमारा यूनिट इस मतलब इसको देखो, इस दोनों को हम मतलब इसको क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम व्यू से, कि हमारा जब
क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेट करेंगे जो हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, तो हमारा इसकी वैल्यू 1 आएगी। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप यूनिट स्टेप को, तो हमारा क्या आएगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, रैंप सिग्नल क्या होता है। देखिए रैंप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल इज डिनोटेड बाई आर टी। रैंप सिग्नल है ना आर सी। तो आर टी हमारा क्या होता है, आर टी जो होता है टी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू का हमारा टी वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो, जब टी ग्रेटर देन जीरो या मतलब इससे बराबर होगा तो हमारा वैल्यू टी होगा, और जब टी लेस देन जीरो होगा ना तो हमारा वैल्यू जीरो होगा। तो ये देखो, इधर हमारी वैल्यू क्या है, इधर हमारी वैल्यू टी जो है लेस देन जीरो पे हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है ना, हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन इस पे हमारा क्या है, ये वैल्यू आर टी है, आर टी। तो ये यूटी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारा आर टी आएगा। जब यूटी को डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा यूनिट इम्पल्स, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारा टी इंटू आर टी आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो रैंप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल जो होता है जीरो से टी ग्रेटर देन, देखो टी हमारा जो होगा ग्रेटर देन जीरो से हमारा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आर टी आएगी। आई होप आपको रैंप सिग्नल समझ में आओ। जब रैंप सिग्नल समझ में आएगा तो हम यूनिट सिग्नम फंक्शन लिखना है, सिग्नम 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 फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो सिग्नम फंक्शन केवल और केवल हमारा टी ग्रेटर देन जीरो, देखो टी ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू वन होगी, टी लेस देन हमारा जीरो वैल्यू हमारा माइनस वन होगी। देखो तो टी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर टी ग्रेटर देन जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू कितना आ रही है, प्लस वन। और ये ना प्लस वन, और ये हमारा टी लेस देन जीरो, देखो ये टी लेस देन जीरो है, टी लेस देन जीरो होगा, टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो, हाँ टी लेस देन जीरो पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है, माइनस वन। तो ये सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या सिग्नम फंक्शन। और टी इक्वल टू जीरो पे हमारी वैल्यू क्या है, देखो टी इक्वल टू जीरो पे हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आई होप सिग्नल फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, जितना भी आपका सिग्नल है मैंने सब कुछ बताया। अब लास्ट में हमारा आता है पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है। देखिए पैराबोलिक फंक्शन नाम से ही क्लियर है कि पैराबोला जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। लाइक देखो पैराबोलिक फंक्शन कैन बी डिफाइंड एस टी, टी ग्रेटर देन जीरो, देखो टी अगर जीरो या उससे बड़ा हो, देखो टी हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो तो ये हमारा टी स्क्वायर बाई टू, और इसका जो मतलब कर्व कर्व जैसा आएगा ये हमारा पैराबोलिक होता है। और टी हमारा लेस देन जीरो तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। ये हमारा जो यूटी है, देखो हमारा जो एक ही है ये हमारा, ये जो यूटी को इंटीग्रेट करोगे तो हमारा आरटी आता है, आरटी को इंटीग्रेट करोगे तो हमारा क्या होता है, हमारा यूनिट पैराबोलिक आता है। तो याद रखिएगा, जब यूटी को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आता है, मतलब ये हमारा, मतलब ये हमारा इतना आता है। ठीक है, ये जो हमारा एक्सटी है, एक्सटी को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा यूटी के बराबर आता है। और आरटी जो हमारा रैम सिग्नल है, रैम सिग्नल मीन्स यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हमारा क्या एक्सटी है, मतलब यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो आरटी आएगा, जब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यूटी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल टी स्क्वायर बाई टू या ए स्क्वायर बाई टू हम लिखते हैं, हमारा क्या हो गया पैराबोलिक सिग्नल। आई होप ये सब चीजें आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अगर ना भी समझ में आए तो मैं कोशिश यही किया हूँ कि आपको समझ में आए। अब नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो बस बेसिक चल रहा है। आज चलते हैं सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम, सिस्टम जो होता है सिग्नल हमने पढ़ा, सिस्टम जो होता है, सिस्टम हमारा मतलब देखिए सिस्टम का हम डेफिनेशन आपको देते हैं, सिस्टम क्या होता है, जस्ट वेट, यहाँ पे डेफिनेशन हमने ऐड नहीं किया, जस्ट वन मिनट प्लीज। सिस्टम की डेफिनेशन तो हाँ देखिए, सिस्टम जो होता है मैथमेटिकल मोड ऑफ फिजिकल प्रोसेस होता है वेयर एनी फिजिकल डिवाइस कंबाइन ऑफ फिजिकल डिवाइस यूज टू जनरेट आउटपुट और रिस्पॉन्स। मतलब हम देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे यही लिखा है कि सिस्टम एक ऐसा मतलब फिजिकल डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टम क्या होता है, देखिए एस वाई एस टी एम, सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम हमारा होता है कि ये फिजिकल डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस, पी एच वाई एस आई से फिजिकल, डी ई वी आई, फिजिकल डिवाइस जो होता है, और कॉम्बिनेशन, आर सी ओ एम बी आई एन ए टी एन, कॉम्बिनेशन ऑफ पी एच वाई एस आई फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डी ई वी आई से फिजिकल डिवाइस इज यूज टू, इज यूज टू जनरेट, जी एन ए आर टी, जनरेट इज यूज टू जनरेट आउटपुट। जो हमारा ये सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब नाम से क्लियर है ना कि सिस्टम एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस होता है जिसका यूज जो होता है हम किस लिए करते हैं, जनरेट आउटपुट। यहाँ पे लिखिए, देखिए जनरेट आउटपुट, जनरेट आउटपुट, आउटपुट सिग्नल फॉर अ गिवन इनपुट। देखो भाई, इसको हम थोड़ा ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये हमारा सिस्टम होता है क्या, देखिए देखो सबसे पहले मान के चलो ये हमारा एक सिस्टम हो गया, इस ये ब्लैक बॉक्स जैसे अपने नेटवर्क में, अभी तो आप नेटवर्क आगे पढ़ोगे, मान चलो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब इनपुट हो गया तो ये है क्या, आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट है। ये हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा क्या सिस्टम है, देखो अभी समझा रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम है। लाइक अगर आपने क्या अभी तक पढ़ लिया होगा, आई होप आपको इन्वर्टर क्या बताऊं मैं ऐसा कि आप समझ जाओ।
मान चलो हाँ ये हमारा पीवी सेल है, पीवी सेल तो पढ़ा ही होगा, मान चलो ये हमारा पीवी सेल है, सोलर पैनल है, पीवी सेल हो गया या सोलर पैनल है। तो इस इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, पीवी सेल है तो हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं ना, सनलाइट, सनलाइट दे रहे हैं। और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा देख रहे हो पीवी सेल, ये सिस्टम है। सिस्टम एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट होता है, फिजिकल यहाँ देख रहे हो ना, फिजिकल डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस, देखो लिख रहा है ना, a physical or combination of physical device, physical or combination of physical device which is used to generate output, आउटपुट जनरेट करता है फॉर गिवन, गिवन मतलब हम सनलाइट दे रहे हैं और पीवी सेल में क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। भाई साहब अब तो आपको समझ में आ गया सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम एक फिजिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम करते हैं जनरेट करने के लिए आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। आई होप सिस्टम आपको समझ में आ गया। सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं लाइक linear system, नॉन linear system, जैसे टाइम वेरिएबल, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसके बाद linear टाइम वेरिएंट, linear जो होता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसके बाद स्टैटिक डायनेमिक जो सिस्टम होता है, उसके बाद कैजुअल नॉन कैजुअल सिस्टम होता है। फिर से हमारा अभी कैजुअल नॉन कैजुअल सिग्नल देखा था, ये कैजुअल नॉन कैजुअल सिस्टम है। इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, उसके बाद स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम देखते हैं वन बाय वन। मतलब हम चलते हैं सभी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है जो होता है लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम क्या होता है, देखिए लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारा जो होता है इट सेटिस्फाई सुपर पोजिशन। देखिए सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को जो भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, कोई भी हमारा सिस्टम अगर होमोजेनिटी और सुपर पोजिशन को अगर वेरीफाई करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले ये बता देता हूँ, देखिए क्या होता है सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी। आगे था मैं आपको अभी समझा ही देता हूँ, ठीक है, एक मिनट प्लीज। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले देना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि आपका 81 2021-20 में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, दोनों को भी सेम ही होगा। डिस्क्रीट या CONTINUO, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए दोनों के लिए हमारा सेम ही होगा, SOSTM, ठीक है। तो देखिए कैसे हम समझाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द टू की। पहला हमने बताया कि जो भी हमारा सिस्टम होगा वो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को जब भी हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। लाइक यहाँ पे लिख रहा है कि द प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द सिस्टम बिहेव एज अ प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट मैनर व्हेन सब्जेक्टेड टू लीनियर ऑब्जर्वेशन। कभी भी किसी सिस्टम को हम अगर लीनियर कैसे कहेंगे, जब वो सुपरपोजिशन और हमारा होमोजेनिटी को फॉलो करे। और सबसे पहले आ जाता है हमारा होमोजेनिटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है क्या, देखिए दिस प्रॉपर्टी state that response of the case, this property state that the response of linear system to the sum of input is equal to the sum of response of the each individual। मतलब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैथमेटिकली अगर समझाया तो यहाँ पे लिखा है कि मान लो हमने दो इनपुट लिया x1n और x2n, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू y2 जब लिया y1n और y2n, सिस्टम रिस्पॉन्स जो है x1n प्लस x2n जो है y1n और y2n। मतलब जो भी हमारा सुपरपोजिशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल सम, जैसे हमारा ये y1t और y1t और y2t जो बराबर हो जाएगा, जो इंडिविजुअल है x1t प्लस x2t के बराबर अगर हो जाएगा इंडिविजुअल, मतलब टोटल जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल INDIVI, इंडिविजुअल के बराबर हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है ध्यान समझिए, रिस्पॉन्स ऑफ द लीनियर सिस्टम सम ऑफ इनपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईच। देखो यहाँ पे लिख रहा है ऑफ ईच इंडिविजुअल इनपुट, मतलब इंडिविजुअल इनपुट के सम के बराबर हो जाए। जैसे हमारा आउटपुट है YT और XT है, इसके इंडिविजुअल के बराबर हो तो उसमें क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब होमोजेनिटी क्या होता है, आई एम श्योर कि आपको होमोजेनिटी मतलब सुपरपोजिशन समझ में आ गया। अब होमोजेनिटी में देखते हैं होमोजेनिटी क्या होता है। होमोजेनिटी में स्केलिंग होता है, बस यही है ना कि जो मतलब अगर हमने इनपुट में स्केल किया अगर A से, तो हमारा आउटपुट में हमारा स्केल हो जाए। और दोनों जैसे मान चलो A Y1T है ना, तो हमारा जो हो जाएगा A X1T के बराबर हो जाए, बस जिससे हम स्केल किए हैं। देखो जिसे हम स्केल किए हैं यही हमारा लिखा है कि जिससे हम ए से स्केल किए हैं तो ए से इधर भी स्केल हो, ये दोनों इक्वल हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजेनिटी। और मतलब आपको सुपरपोजिशन जब समझ में आएगा तो यहाँ पे लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी एसेंशियल फॉर द एनालाइसिंग द डिजाइन सिस्टम इन द सिग्नल प्रोसेसिंग। जैसे इसका यूज जो होता है हम क्या करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग हमने स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिकेशन में इसका हेल्प करते हैं, सिंप्लीफाई द एनालिसिस अलाउंग द, मतलब ये बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल है। जो हमारा ये लिनियरिटी हो गया, जो होमोजेनिटी होता है, ये हमारा बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो कि हम यूज करते हैं फॉर्मुलेशन। अब आगे पढ़ोगे, अभी देखो पहला मिनट है तो इसमें बस बेसिक दे रहा है,
कन्वोल्यूशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब अभी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है कि हम लिनियरिटी जो होता है, सुपरपोजिशन और जो हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, इसका यूज करके हम सिस्टम को क्या करते हैं, हम बहुत इजियर बना देते हैं, इजियर टू वर्क ड्यू टू द प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। हमें प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता है, हम जस्ट अगर हमें लिनियरिटी पता है तो हम बहुत ही इजिली जो है पावरफुल मैथमेटिकल टूल के कारण इसे हम फंडामेंटल जो है मतलब जो फाउंडेशन है इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं, जो हमारा मतलब लिनियरिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, देखिए एग्जांपल से हमारा दिया हुआ कि इफ आर्बिट्री मान चलो x1t हो गया इनपुट और x2 हमारा इनपुट हो गया, प्रोड्यूस जो है आउटपुट हमारा y1t और y2t हमारा रिस्पेक्टिवली शो कर रहा है। तो y2 इक्वल टू क्या हो गया, मान चलो हम t से स्केल करते हैं, t से स्केल करते हैं तो y1t हमारा क्या होगा, ये होमोजेनिटी हो रहा है, होमोजेनिटी t से स्केल कर रहा है, तो लेट वेटेड सम ऑफ द x1t लाइक x1t प्लस x2t दोनों का हमारा सम x3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे yt जो आउटपुट है, देखो ये हमारा आउटपुट, आउटपुट को हम कैसे लिख रहे हैं, yt इक्वल टू टी इंटू एक्स टी। एक्स टी को हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एक्स टी वन लिख दे रहा है, एक्स टी को एक्स वन टी प्लस एक्स टी, एक्स वन टी प्लस एक्स टी लिख दिया। अब दोनों को हम टी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, टी एक्स वन टी बाहर निकल रहे हैं, प्लस बी बी हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे वाई टी इक्वल टू ए से हमारा स्केल हुआ था, देखो हमारा ए से स्केल किया था ना हमने, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे स्केल किया था, टी से स्केल किया है। अब यहाँ पे फिर से हमारा वाई टी को हम ए से स्केल कर रहे हैं और बी से स्केल कर रहे हैं, तो हमने ए से स्केल किया इसको और बी से स्केल किया, और फाइनली जब हम सम देखेंगे तो ये हमारा x1 ए से और b से हमारा x2 टी, फिर वैसे ही ए से हमारा ये x1 टी और प्लस b से हमारा टी, बी टी बाहर हो गया x2 टी। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ये जो हमारा सम इधर का हमारा सम है और इधर का सम जो है दोनों बराबर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल सम टी और टी, टोटल सम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई एन डी आई वी आई डी यू एल, इंडिविजुअल सम के बराबर हो जा रहा है। टोटल सम जो हो रहा है वो इंडिविजुअल सम के बराबर हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन जो है ये हमारा जो सम दिया हुआ है ये हमारा क्या होगा, लिनियरिटी शो कर रहा है, एल आई एन ई आर टी, लिनियरिटी शो कर रहा है, लिनियरिटी शोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा होमोजेनिटी देख रहे हो ना, ये हम स्केल कर रहे हैं, स्केल भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बराबर भी है, तो हमारा होमोजेनिटी एज वेल एज हमारा जो सुपरपोजिशन है आपको समझ में आ गया। देखो जो हमारा होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब स्केल करना, होमोजेनिटी मींस यहाँ पे स्केल है, सी एल स्केल करना, और यहाँ पे हमारा जो है सम, मतलब यहाँ पे टोटल सम मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब शॉर्टकट में टोटल सम जो होता है वो जो होता है आई एन डी आई वी आई डी इंडिविजुअल सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो ये छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, बहुत ही शॉर्ट में पूरा पढ़ने के बाद देखो हमने एक हमने निकाल दिया, क्या बोलते हैं, एक हमने पूरा यही से वो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स कहते हैं। पूरा हमने पढ़ने के बाद हमें आइडिया लग गया कि भाई हमारा सुपर पोजिशन क्या होता है। सुपर पोजिशन मींस क्या होता है भाई, देखो सुपर पोजिशन मतलब यही होता है कि जब टोटल सम जो होगा ना इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाए, टोटल सम जो है इंडिविजुअल सम के अगर बराबर हो जाए तो हम सुपर पोजिशन कहेंगे। और जब हम स्केलिंग करते हैं और स्केलिंग करने के बाद जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट होता है वो इनपुट होता है जो आउटपुट के अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम होमोजेनिटी कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया, जब इतना समझ में आ गया तो बस आगे यहीं पे लिखा है ये वाला कि हमारा जो फिजिकल जो एप्लीकेशन है लाइक सुपर पोजिशन, जो भी हमने सिग्नल सिस्टम पढ़ा, डिजिटल फिल्टर से डिजाइन में इसका यूज है। जो लीनियर हमारा फिल्टर होता है लाइक इसका यूज हम करते हैं प्रिडिक्ट करने में फिल्टर आउटपुट, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक फिल्टर इंटरनली ड्यू टू द इनवेरियंस एंड लिनियरिटी। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा यूज होता है जो लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम का यूज करते हैं डीमोडुलेट करने के लिए, एज वेल एज इंटरफेरेंस एनालिसिस के लिए इसका यूज करते हैं। सुपर पोजिशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरलैपिंग सिग्नल। ये देख रहे हो ना कि अभी आपको मतलब ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो एग्जांपल इसलिए इसको मैं आके बाद में बताता, लेकिन जब लिनियरिटी को बता दी तो लिनियरिटी तो मतलब एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि एक बार लिनियरिटी पढ़ दो तो लिनियरिटी फिल्टर में यूज किया जाता है जो कि प्रेडिक्ट करता है फिल्टर के आउटपुट को, इंपल्स रिस्पांस को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर ड्यू टू इनवेरिएंट टाइम, अगर इनवेरिएंट है तो इसमें लिनियरिटी है कि नहीं वो बताता है, कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस एनालिसिस करता है, सुपर पोजिशन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द ओवरलैप सिग्नल, सिस्टम हमारा ओवरलैप एक दूसरे पे है वो बताता है, कंट्रोल सिस्टम जैसा हमने बताया कंट्रोल सिस्टम आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे तो कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी को बताता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाता है हमारा लीनियर सिस्टम। ये जो होता है बहुत ही मोर फॉरवर्ड स्टेट फॉरवर्ड होता है, जो कि हमारा ये क्या होता है एडिंग इन स्टेबिलिटी असाइनमेंट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन वर्क होता है। और ये जो होता है यूटिलाइज लीनियर अलजेब्रा फॉर द सिस्टम मॉडलिंग, और सिस्टम की मॉडलिंग करते हैं। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो भाई, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, जब सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे, जब फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे जब सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे ना तो वहां पे हमारा लिनियरिटी का बहुत ही यूज होगा। तो आई एम मच प्रीटी श्योर कि यार आपको हम लिनियरिटी समझाने से पहले आपको हम होमोजेनिटी और सुपर पोजिशन आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा। आई एम श्योर कि आपको इतना समझ में आ गया, तो चलिए फिर से हम यहीं पे चलते हैं। जो हमारा लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि लीनियर सिस्टम उसे कहते हैं, यहाँ पे लिख रहा है देखो लीनियर सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारा सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी को मतलब ये डिफाइन करे। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ सुपर पोजिशन मींस क्या होता है भाई, सुपर पोजिशन मींस होता है टोटल सम, टोटल सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई एन डी आई वी आई
डी वाले इंडिविजुअल सम के बराबर होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? हम सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। होमोजेनिटी मींस क्या होगा? स्केल, स्केल करेंगे, SCLE स्केल करेंगे। और जो हमारा इनपुट होता है वो क्या होता है? आउटपुट के हमारा बराबर होता है, तो हमारा क्या होता है? ये हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो जब ये दोनों को फॉलो करेगा तो उस सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहेंगे। ये इतना मैंने इस पे कम से कम 10 मिनट टाइम दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर नॉन लीनियर आपको नहीं समझ में आ गया सिस्टम क्या होता है, तो बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ने से फायदा ही क्या भाई? इसीलिए हम थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत ज्यादा डीप में जाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है? आई होप। नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी नॉन लीनियर जब वो नहीं फॉलो करेगा क्या? सुपरपोजिशन को और हमारा होमोजेनिटी को अगर नहीं फॉलो करेगा तो उसे नॉन लीनियर कहेंगे। कंसीडर द ट्रू सिस्टम। देखो अब एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा है। एग्जांपल जो हमने समझाया वही समझाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमने ट्रू सिस्टम लिया, एक x1t और x2t हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा y1t और y2t है रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम t से स्केल कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? t से हम स्केल कर रहे हैं, SCALE, t से स्केल कर रहे हैं तो दोनों में हमारा t से मल्टीप्लाई हो गया है ना? फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन टोटल एक्सप्रेशन ओवरऑल सिस्टम इज इक्वल टू द रिस्पांस ऑफ इंडिविजुअल। ये टोटल जो है, देखो ये जो है टोटल जो है हमारा रिस्पांस जो है इक्वल हमारा इंडिविजुअल के सम के बराबर। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा YT जो है, मतलब ये तो हमारा, ये हमने निकाला स्केल कर कितना निकाला। अब जो हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा YT जो है वो x स्क्वायर t के बराबर है, तो y1t y2t लिखा लेंगे तो x1t का होल स्क्वायर x2t का होल स्क्वायर। हमारा ये जो है हमारा इनपुट है, देखो ये वाला जो है हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है t x1t प्लस y2t। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा इनपुट है ना? ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इधर हमारा आउटपुट आ रहा है, देखो ये हमारा होल स्क्वायर हो रहा है, इधर तो होल स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू हो रहा है ना? नॉट इक्वल टू हो ही नहीं रहा, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल। जब इक्वल है नहीं तो हमारा सुपर लीनियर होगा? जब आप बताओ लीनियर होगा क्या? ध्यान से समझो। जब ये हमारा नॉट इक्वल टू आ गया, विच इज नॉट इक्वल, जब इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सिस्टम इज नॉट लीनियर। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर। तो आई होप मेरे दोस्त, अभी अगर आप मेरे को ध्यान से देख रहे हो तो मेरे को इतना तो उम्मीद है कि यार आप आज के बाद लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे जाके देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ आपको कि मतलब एक बार मेरी वीडियो देखो ना तो जिंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखने की मतलब नौबत ना आए, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से समझा रहा हूँ कि मैं एक बार अगर आपको जो सब चीजें समझा दो, कभी मेरे को फिर से जिंदगी में ऐसा नौबत ना आए कि फिर से मेरे को बुक उठा के पढ़ना पड़े कि लिनियरिटी क्या होता है, नॉन लिनियरिटी क्या होता है, होमोजेनिटी क्या होता है, हमारा सुपरपोजिशन क्या होता है, पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है, रैंप सिग्नल क्या होता है, सिग्नल फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है, यूनिट इंपल्स क्या होता है, पावर सिग्नल क्या होता है, कैजुअल नॉन कैजुअल क्या होता है, इवन ऑड क्या होता है, एनर्जी सिग्नल, ये पावर सिग्नल क्या होता है, कैजुअल नॉन कैजुअल, ये सब कुछ होता है जो भी हमने बताया। फिर से हमें आके देखना ना पड़े। यार पढ़ रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ एक ही बार पढ़े, नहीं तो ना पढ़े, सबसे बेटर होता है, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर आपको लीनियर नॉन लीनियर होमोजेनिटी सुपरपोजिशन जब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। फिर हमारा आगे क्या है? नेक्स्ट हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट एंड सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम वेरिएंट टाइम पे वेरिएंट नहीं करता है, एक टाइम इनवेरिएंट होता है। जस्ट सिंपल, देखिए यहाँ पे लिख रहा है सिस्टम इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट इफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वैरी विद टाइम, अगर टाइम से वैरी करे तो टाइम वेरिएंट, अगर टाइम से वैरी ना करे तो टाइम इनवेरिएंट। लाइक यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट हमारा yt इक्वल टू nxt है और y इक्वल टू इतना है, तो कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट जो होगा, अगर नहीं टाइम वेरिएंट मींस y nt जो होगा इसका नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा? कंडीशन फॉर टाइम हमारा इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट में हमारा क्या होगा? टाइम से हमारा इनवेरिएंट हो रहा है, ये टाइम से वेरिएंट हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। तो भाई इक्वल है तो टाइम पे वेरिएंट ही नहीं कर रहा है, अब वैरी करेगा तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा। जब वैरी करेगा ही नहीं, टाइम इनवेरिएंट मींस क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? और टाइम इन वेरिएंट, टाइम वेरिएंट में नॉट इक्वल टू होगा, तो वही लिख रहा है वेयर एज एनटी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, इनपुट चेंज तो आउटपुट चेंज, वाई एन इतना है एक्स एन इतना है, तो वही हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट दोनों को बराबर किया। जब ये इन दोनों को देख रहे हो ना, ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा? जब बराबर नहीं है तो टाइम वेरिएंट होगा, ये क्या होगा? टाइम वेरिएंट जब ये बराबर नहीं होगा भाई, कोई भी चीज, लाइक मैं ही हूँ, मैं अगर दौड़ रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली मैं चेंज कर रहा हूँ ना। जैसे देखो मैं यहाँ हूँ, टाइम यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के, ये मान चलो ये ओरिजिन है 0 1 2 3, ये हमारा टाइम है और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं रेस रेस लगा रहा हूँ, रेस लगा। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइम, अगर टाइम से हम वेरी करेंगे तो यहाँ चेंज होगा ना, यहाँ पे चेंज होगा। अगर मान चलो ये हमारा टाइम वेरिएंट हो गया, हमारा टाइम VARIENT हो, टाइम वेरिएंट होगा तो चेंज होगा ना, टाइम वेरिएंट होगा तो हमारा चेंज होगा। अगर टाइम इनवेरिएंट होगा तो चेंज होगा ही नहीं ना, जहां पे वहीं पे रह जाओगे। तो वही है, टाइम अगर चेंज होगा तो हमारा टाइम इनवेरिएंट और चेंज नहीं होगा, इक्वल होगा। मान चलो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही मान चलो अगर मैं ये टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम इधर बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा टाइम है, ठीक है,
वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, अब मैं यहीं के यहीं हूँ, बढ़ ही नहीं रहा हूँ, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम इनवेरिएंट हो गया, टाइम इन VARIENT, टाइम इनवेरिएंट। आई होप आपको इन VARIENT, आई होप अभी जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिया आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम इनवेरिएंट क्या कहते हैं। अगर मान चलो क्लॉक घड़ी है, घड़ी है, अगर घड़ी मान चलो ये चल रही है रनिंग कंडीशन में, मान चलो ये हमारा 3 बज रहा है, 3 को 3 के 5 बज रहा है, ऐसे ऐसे चल रही है, ये चल रही है, तो ये हमारा टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट, VARIENT, टाइम से हमारा वेरी कर रही है, ठीक है, टाइम वेरिएंट हो रही है। और मान चलिए हमारा क्लॉक है, इसमें 12 बज रहे हैं, लाइक हमारा यहाँ पे मतलब 3 बज रहे हैं, तो ये हमारा आगे, ये तो रनिंग कंडीशन, RUNNI, जी रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन है, और ये हमारा क्या, नॉट रनिंग, नॉट रनिंग अगर है, तो ये हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट, समझ में आया। आई होप आपको मैंने जो एग्जांपल दिया, दो दो एग्जांपल दिया, इस दोनों एग्जांपल से टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट यार, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। आप चाहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, तो अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इन टाइम टाइम वेरिएंट जब हमारा लीनियर, ऑब्वियसली यार लीनियर मींस हमारा जो होगा सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को अगर ये फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन और हमारा होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करे बट नॉट सेटिस्फाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, है ना, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, टाइम इनवेरियंस हो जाएगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक नाम से क्लियर है, स्टैटिक में रुका हुआ, डायनेमिक में हमारा डायनेमिक हो। तो स्टैटिक जो होता है वो मेमोरी लेस होता है, इसमें हमारा मेमोरी का यूज नहीं करते हैं। और जो हमारा डायनेमिक सिस्टम होता है मेमोरी सिस्टम होता है। लाइक अब देखो यहाँ से एग्जांपल, मतलब यहाँ से हम बहुत ही हाईलाइट जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना। जो हमारा स्टैटिक सिस्टम होता है, सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक इफ आउटपुट एट एनी टाइम, जो आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, केवल और केवल जो हमारा आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे हमारा डिपेंड करे। जो आउटपुट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आउटपुट जो है ओनली एट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इनपुट, ये क्या हो गया, ओनली आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करे, तो हमारा स्टैटिक हो गया। ये पास्ट पे और फ्यूचर पे डिपेंड ना करे, मतलब केवल और केवल हमारा प्रेजेंट पे डिपेंड करे, पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड ना करे। यहाँ पे लिख रहा है ना, पास्ट और फ्यूचर पे हमारा क्या करे, ये डिपेंड ना करे। ये जो हमारा नॉट यहाँ पे लिख रहा है, नॉट डिपेंड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो होता है सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम स्टैटिक सिग्नल, स्टैटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक सिस्टम मतलब हमारा, मतलब यहाँ पे वाई ले रहे हैं तो ये x1t, मतलब यहाँ पे ये वन ही आ रहा है ना, x1, मतलब यहाँ पे वन लेंगे तो x1 आ रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए ये हमारा नहीं है, तो ये हमारा YTT और XTT है, ये हमारा अगर यहाँ पे वन रखते हैं तो वन बराबर वन, हमारा ये केवल और केवल प्रेजेंट स्टेट पे हमारा डिपेंड कर रहा है। लेकिन डायनेमिक हमारा मेमोरी होता है, लाइक सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिक इफ आउटपुट डिपेंड ऑन, देखो आउटपुट जो होता है डिपेंड ऑन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों पे डिपेंड करे, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा सिस्टम जो होता है डायनेमिक सिस्टम होता है। लाइक यहाँ पे देख लो, वन रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन, और ये हमारा मतलब ये यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो YT इक्वल टू हमारा क्या रखा, YT इक्वल टू वन रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 into 1, और हमारा क्या आ जाएगा 2 into XT1 और प्लस 3 into हमारा 1 - -2 आ जाएगा, तो x - 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम को क्या कहेंगे, इस सिस्टम को हमारा डायनेमिक कहेंगे। मतलब ये जो है, ये प्रेजेंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पे क्या करे, इट्स डिपेंड, इट्स DEPEND एंड डिपेंड्स ऑन, इट्स डिपेंड ऑन, यहाँ पे लिख रहा है ना, इट्स डिपेंड ऑन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम हमारा मेमोरी होता है, और जो हमारा स्टैटिक सिस्टम होता है वो मेमोरी लेस होता है। आई मच प्रीटी श्योर आपको इतना समझ में आएगा। जब इतना समझ में आएगा तो कैजुअल नॉन कैजुअल, वहां पे तो कैजुअल नॉन कैजुअल बस टाइम लेस देन जीरो, टाइम ग्रेटर देन जीरो पे हम देख रहे थे। यहाँ पे जो होता है कैजुअल नॉन कैजुअल, ये सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिस्टम, वहां पे हम सिग्नल सिस्टम, सिग्नल पढ़ रहे थे। तो कैजुअल सिस्टम क्या होता है, कैजुअल सिस्टम उसे कहते हैं जो कि हमारा केवल और आउटपुट डिपेंड करता है, वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पे, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैजुअल मीन्स फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है, FUTURE, फ्यूचर पे हमारा डिपेंड नहीं करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैजुअल कहते हैं। फ्यूचर पे अगर डिपेंड नहीं करे तो हम कैजुअल कहते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर लिख रहा है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैजुअल कहते हैं। और नॉन कैजुअल किसे कहते हैं, जो हमारा ये सिस्टम जो होता है नॉन कैजुअल, इफ आउटपुट डिपेंड ऑन फ्यूचर, आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट जो हो गया, आउटपुट जो हो गया डिपेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसीलिए, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, फ्यूचर, तो इट्स कॉल्ड, हमारा क्या हो गया, ये नॉन कैजुअल हो जाएगा, इसे हम नॉन कैजुअल कहते हैं, CAUS, नॉन कॉजल कहते हैं, ठीक है।
कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम हमारा कॉजल होता है, कैजुअल नहीं होता है, सॉरी मैं गलती पढ़ रहा था। कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल क्या होगा, यहाँ हमारा आउटपुट डिपेंड करे फ्यूचर तो हमारा नॉन कॉजल होगा, और हमारा केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड करे तो फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करे तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉजल सिस्टम कहते हैं। तो कॉजल नॉन कॉजल एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, देखिए प्रेजेंट, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अगर वन रखते हैं तो हमारा ये आ रहा है ना, तो इसमें हमारे क्या आ रहा है, ये प्रेजेंट आ रहा है, हमारे पास्ट आ रहा है। तो ये दिख रहा है ना कि आउटपुट जो आ रहा है वनली डिपेंड ऑन द प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो हेंस प्रेजेंट और पास्ट पे जो डिपेंड करे उसे हम कॉजल कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉजल सिस्टम है, सी यू एस एल कॉजल सिस्टम है, कॉजल सिस्टम, ठीक है। अब ये दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, वाई टी इक्वल टू इतना और वन रखते हैं, तो ये हमारा देखिए प्रेजेंट आ गया, ये हमारा पास्ट आ गया, हमारा फ्यूचर आ गया ना, ये हमारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, जो फ्यूचर पे डिपेंड है हम नॉन कॉजल कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश करके समझाऊं कॉजल क्या होता है, नॉन कॉजल क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट पे डिपेंड करे, फ्यूचर पे डिपेंड करे, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करे, इसे कॉजल कहते हैं। जो प्रेजेंट पास्ट में जो फ्यूचर पे भी डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन कॉजल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल क्या कहते हैं, स्टेबल सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन ओनली व्हेन द आउटपुट इज बाउंडेड फॉर द इनपुट, मतलब इनपुट अगर बाउंडेड हो तो आउटपुट भी बाउंडेड हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर मान चलो हमारा बाउंडेड इनपुट हो, इनपुट हमारा बाउंडेड हो और हमारा आउटपुट जो होगा वो अनबाउंडेड हो जाए, आउटपुट हमारा अनबाउंडेड हो जाए, तो इसे हम अनस्टेबल कहेंगे। लाइक नोट हमारा एग्जांपल के लिए हमारा जैसे बाउंडेड सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इनफाइनाइट, अगर हमारा एम्पलीट्यूड हमारा फाइनाइट है, अगर मान चलो बाउंडेड सिग्नल है लाइक वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, तो ये हमारा क्या है, ये यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप। अगर मान चलो इनपुट में यूटी दे रहा है, अगर बाउंडेड हमारा इनपुट आ रहा है, बाउंडेड अगर हमारा इनपुट है, बाउंडेड हमारा इनपुट देखिए यूटी क्या है, यूनिट स्टेप है, बाउंडेड इनपुट है, देन आउटपुट इक्वल टू टी इक्वल टू यू स्क्वायर टी, अगर यूटी के बराबर हो जाए तो बाउंडेड आउटपुट आ गया। अगर हमने इनपुट में हमने यूनिट स्टेप दिया और आउटपुट में भी हमारा यूटी के बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर टी, अगर ये भी हमारा बाउंडेड आ जाए, तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड, अगर बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट आ जाए, बीबो सिस्टम, देखो हमारा जो ये हमारा सिस्टम होता है बीबो होता है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। अगर हमारा स्टेबल है तो हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होगा, ठीक है। तो हमारा इससे क्या कहता है, इससे स्टेबल सिस्टम कहते हैं। और जैसे ये हमारा सिस्टम है वाई टी इक्वल टू एफ, इतना इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो अगर मान चलो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई टी इक्वल टू इतना, यूटी को इंटीग्रेट करना, रैंप आ जाएगा। और रैंप क्या होता है, आप लिख रहे हैं कि रैंप सिग्नल जो होता है हमारा अनबाउंडेड होता है, क्योंकि रैंप सिग्नल जो होता है भाई ऐसे बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो हमारा बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रैंप सिग्नल, ये हमारा क्या है, ये हमारा रैंप सिग्नल है, रैंप, रैंप एस आई सी जी एन, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है भाई, रैंप सिग्नल हमारा क्या होता है, ये रैंप सिग्नल इज नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होता है, इसलिए हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला एग्जांपल जो हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट नहीं है, ठीक है। जब भी हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट हो तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। जहाँ बाउंडेड इनपुट बाउंडेड इनपुट नहीं हो तो हम इसे अनबाउंडेड कहते हैं, मतलब अनस्टेबल कहते हैं। अब आते हैं कुछ बेसिक हमारा जो होता है ऑपरेशन होता है, हमारा बेसिक सिग्नल ऑपरेशन होता है ऑन एम्पलीट्यूड, लाइक बेसिक ऑपरेशन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल एम्पलीट्यूड आर नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वे, लाइक वी मॉडिफाई एम्पलीट्यूड इन अ सिग्नल। लाइक देखो सबसे पहले हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग आता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल आता है, एडिशन ऑफ सिग्नल आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल आता है। तो हम एम्पलीट्यूड के साथ खेलते हैं। अब कैसे हम एम्पलीट्यूड के साथ खेलेंगे, सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा ये जो है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, स्केलिंग मतलब क्या होता है, स्केलिंग मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है, MUL, मल्टीप्लाई करना। देखो जैसे मान चलो यहाँ पे देखो ये हमारा एम्पलीट्यूड है, सबसे पहले हमारा एम्पलीट्यूड ये पहला, देखो पहला पहला हमारा एम्पलीट्यूड है, ये 0.5 हमारा एम्पलीट्यूड है ना। एम्पलीट्यूड तो यही कहता है ना, जो हमारा मैक्सिमम हमारा वाई एक्सिस पे जितना हमारा वैल्यू होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, 2 कर दिया, तो हम इसको 2 कर दिया, अब इसको बढ़ा दिया, तो ये इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिया, किससे भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया। अब फिर से इसमें हम क्या किया, हम 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर से हमारा क्या एम्पलीट्यूड में हमने मतलब क्या स्केल किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो स्केल कर रहा है। तो देख रहे हो ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने 2 एक्सटी हो गया, ये हमारा 0.5 हो गया, और ये हमारा एक्सटी हो गया, तो हमारा एम्पलीट्यूड वो स्केल कर रहा है। तो लिख रहा है कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो होता है एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, एटोनेट करता है, वजह सिंगल यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ, देखो यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या होता है, एम्पलीफाई हुआ, एम्पली एम्पली AMPLY, एम्पलीफाई AMPLI एम्पलीफाई हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये जो है यहाँ पे एटोनेट हुआ, यहाँ से हमारा क्या हुआ, एटोनेट मतलब कम हुआ, ATT एटोनेट हुआ, मतलब एटोनेट मीन्स कम हुआ, एम्पलीफाई मीन्स ज्यादा हुआ, मीन्स बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा हमारा सिस्टम, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, घटा।
है ना, हमारा घट गया। ये आपको समझ में आ गया कि हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में जो हमारा ओरिजिनल एम्पलीट्यूड होता है उसमें हम बढ़ाते हैं गुणा करके या डिवाइड करके हम घटाते हैं, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो गया। अब एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या होता है? द फोल्डिंग ऑफ द, यहाँ पे लिख रहा है द फोल्डिंग ऑफ द सिग्नल अबाउट द होरिजेंटल, जो होरिजेंटल एक्सिस होता है उसके एक एक्सिस, मतलब जो होरिजेंटल एक्सिस होता है उस पर हम फोल्डिंग करते हैं, और हमारा जो मिरर इमेज यहाँ पे लिख रहा है ना, मिरर इमेज जो हमें मिलता है अबाउट होरिजन एक्सिस, जो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड रिवर्सल कहते हैं। एम्पलीट्यूड रिवर्सल गिव 180 डिग्री फेज शिफ्ट। हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। लाइक देखो, हमने xt लिखा, ये हमारा सिग्नल है xt, t और xt के बीच में हमारा मान लो ये सिग्नल है। अगर हमने माइनस xt कर दिया, x yt जो है हमारा माइनस xt, yt यहाँ yt इक्वल टू मेरा क्या है? xt है, xt। अगर हम माइनस xt कर दिए तो ये हमारा एम्पलीट्यूड जो है ना, जो 1 देख रहे हो, ये -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बस इसको हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया, यहाँ पर रिवर्स कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्सल कहते हैं, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। आई होप एम्पलीट्यूड रिवर्सल आपको समझ में आया। एम्पलीट्यूड रिवर्सल अब जब आपको समझ में आ गया तो हम आगे आते हैं, तो हमारा एडिशन ऑपरेशन आता है। देखिए, एडिशन ऑफ सिग्नल। एडिशन ऑफ सिग्नल क्या होता है कि जब हम दो या दो सिग्नल को एडिशन करते हैं, तो लाइक जैसे हमारा सिग्नल x1t है, इसको हम एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबको मेरे ऐड कर देंगे। लाइक यहाँ पे एक सिग्नल है x1t और यहाँ पे x2t है। तो सबसे पहले हम देखो एडिशन कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि इसका वैल्यू इधर क्या है, t लेस देन जीरो के लिए हमारा क्या ये जीरो है। t लेस देन जीरो के लिए हमारा क्या है? t लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। तो हम फाइनल जब बनाएंगे, दोनों को जोड़ के हम बनाएंगे, तो ये जीरो है, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया? जीरो में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, वो जो 1 आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो है जीरो पे हमारी वैल्यू 1 है, और जीरो पे वैल्यू हमारी क्या है? मतलब 2 है। तो 1 + 2 हमारा कितना आ जाएगा भाई? 1 + 2 3 आ गया। 1 + 2 यहाँ पे जोड़ेंगे ना, 1 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? अब 1 है यहाँ पे, और 1 में मतलब 2 में यहाँ पे देखो, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो यही हमारा 3 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ पे चला गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, फिर हमारा 3 कंटिन्यू होगा कहाँ तक? कंटिन्यू होगा 2 तक। 2 तक हमारा कंटिन्यू होगा, ये 2 तक कंटिन्यू हुआ। ठीक है, ये हमारा बढ़ गया, 2 तक कंटिन्यू होगा। उसके 2 पे देखते हैं, 2 के बाद ये क्या है? 2 के बाद हमारा मतलब 2 से ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा क्या है? ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा वैल्यू क्या है भाई? इस वाले में ग्रेटर देन 2 से लिए हमारा जीरो, ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन 2 से हमारी वैल्यू क्या है? 2 से ग्रेटर देन वैल्यू की हमारी वैल्यू जीरो है, यहाँ पे जीरो आ गई। और यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे हमारा एक घटा देंगे, हमारा 2 ही आएगा ना, तो 2 पे लाके यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा जो हो गया सिंगल 1 घटा दिए। लाइक ये हमारा 1 घट गया, 1 घट गया तो हमारा क्या आ गया? वैल्यू यहाँ पे आ गया। और यहाँ से फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा? दोनों पे हमारा 3 पे हमारा दोनों जीरो हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 2 मेंटेन है ना, और यहाँ पे 1 मेंटेन है। तो 1 और देखो, 1 और 2 हमने जोड़ा, ये 3 तक तो इतना ही चलेगा, तो 3 तक ये 1 चलेगा, 1 चलेगा ना, ये 3 पे 1 चलेगा। 2 से हमारा 1 आ गया, ये फिर 1 आ गया, ये हमारा 3 ही चल रहा है, ये हमारा 1 चल रहा है। तो ये हमारा वैल्यू जो है एडिशन करके हमने लिख दिया, वही एडिशन ऑफ सिग्नल हो गया। ठीक है, जब एडिशन ऑफ सिग्नल, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लिकेशन में वही है, दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, टी लेस देन जीरो के लिए हमारा क्या है? टी लेस देन जीरो के लिए हमारी वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो है, तो इसमें जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा तो 3 है, 3 इंटू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आ गया, तो इधर हमारा जीरो आ गया। अब यहाँ से जीरो की वैल्यू हमारी क्या है? 3 है, जीरो पे वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 इंटू टू कितना आ जाएगा? 6। हमने यही 6 हमने लिख दिया, हमारा 6 आ गया। उसके बाद ये जो है 3 तक चलेगा, 2 तक, तो 2 तक हमारा क्या चलेगा? 2 तक हमारा क्या चलेगा? 2 तक तो हमारी वैल्यू पता है ना 6 है, तो 2 तक 6 है। उसके बाद ये क्या है? इसकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। ये हमारा सिग्नल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यही मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, तो आई होप मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल भी आपको समझ में आएगा। जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल आ गया तो ये वाला चीज है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं हमारा कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसमें यही पूछ रहा है कि हमारा सिस्टम डिटरमाइन करना है कि हमारा क्वेश्चन है y t इक्वल टू एक्स टी कॉस में 100 जो है nt है, ये हमारा लीनियर है, नॉन लीनियर है, शिफ्ट वेरिएंट है, शिफ्ट इनवेरिएंट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैजुअल है, नॉन कैजुअल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट नथिंग, जस्ट सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 10 बजे से मैंने चालू किया था ना, आई थिंक कितने बजे से मैंने ये वीडियो चालू किया था अपलोड करना? 10 बजे से, 10 से 11, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का आसपास हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले हमारा लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर के लिए हमने बताया था कि होमोजेनिटी और क्या करते हैं, सुपरपोजिशन को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, हमारा इनपुट हम yt इक्वल टू लेते हैं। yt इक्वल टू हमारा क्या है? yt इक्वल टू हमारा xt 100 cos t दिया हुआ है। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमने a1 से और a2 से मल्टीप्लाई किया, स्केल किया। स्केल करने के बाद हमारा इतना आया। ठीक है,
स्केल करने के बाद इतना आया, जब इसको हमने फिर वाई टी इक्वल टू लिखा तो ये हमारा इतना आया। जब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, द रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट जो है इसको हम सम करेंगे तो वाई फोर जो है हमारा इतना आ गया। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया तो हमारा क्या होगा, सिस्टम से मतलब लीनियर हो गया। देखो भाई, यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखो, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम में हम सबसे पहले हम y3 लिखेंगे। y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y3 इक्वल टू a1 से मल्टीप्लाई किया तो y3 इक्वल टू a1 y1t प्लस हमारा क्या आ जाएगा a2 y2t आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1 हमारा x yt y1 क्या है भाई, y1 हमारा इतना है ना, तो y1 की जगह पर y1 की वैल्यू रखेंगे और y2 की जगह पर y2 की वैल्यू रखेंगे, यानी हमारा इतना वैल्यू आ गया। जब रिस्पॉन्स अब देखेंगे, अब हम रिस्पॉन्स देखेंगे, रिस्पॉन्स में तो आउटपुट देखेंगे। आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट, अब आउटपुट से मैच करेंगे। ये तो हमारा इनपुट था, ये हमारा क्या था, इनपुट था। ठीक है, अब हम आउटपुट से मैच करेंगे। देखो आउटपुट हमारा क्या था, आउटपुट हमारा क्या है, एक्सटी है, और एक्सटी हमारा ऑलरेडी हमने माना है कि एक्सटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सटी एक्स1, तो हमारा आउटपुट जो है इनपुट के बराबर आ गया। आउटपुट जो है इनपुट के बराबर आ गया, इसलिए हमारा ये सिस्टम क्या है, लीनियर है ना। समझ में आया ना। हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों देखेंगे तो हमारा दोनों क्या है, दोनों सेम आ रहा है ना भाई, दोनों हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो सिस्टम हमारा लीनियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सिस्टम लीनियर आ गया, टाइम इनवेरिएंट करेंगे। देखिए टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, मतलब टाइम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे टाइम टी नॉट, इसमें हम माइनस टी नॉट कर देंगे जो हमारे है एक्स टी। तो जहां एक्स टी है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्स वन टी है, यहाँ पे टी माइनस टी नॉट कर देंगे। अब ये हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट जो है, आउटपुट ऑलरेडी हमें पता है, आउटपुट में हम टी माइनस टी नॉट करेंगे, यहाँ पे टी माइनस टी नॉट करेंगे आउटपुट में। ठीक है, जब कंपेरिजन करेंगे, वाई वन टी जो है, वाई जो हमारा ये इनपुट है, जैसे हमारा ये इनपुट हो गया, और ये जो हमारा शिफ्टेड जो है आउटपुट हो गया। देखो ये हमारा पहला y1t, देखो y1t के लिए हमारा आउटपुट हो गया, ये t माइनस टी नॉट यहाँ पे होगा, t माइनस टी नॉट। ठीक है, t माइनस टी नॉट, ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, y1t और yt, ये जो है t नॉट, ये जो है हमारा क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना। देखो t माइनस टी नॉट रखेंगे, y x1t, x1 की तरफ हमने t माइनस टी नॉट रखा, t माइनस टी नॉट रखा, और y2t रखा, ये दोनों क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, दोनों सेम नहीं आएंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, ये सिस्टम हमारा जो है, अगर सेम नहीं आएगा, मैंने बताया था जब भी सेम नहीं आएगा, सेम नहीं होगा तो टाइम वेरिएंट होगा। हमने पहले ही क्लॉक क्लॉक बहुत एग्जांपल देकर आपको समझाया था कि जब भी सेम नहीं होगा टाइम से इनवेरिएंट करेंगे, टाइम से वेरिएंट करेंगे। तो टू आउटपुट आर नॉट सेम, जब सेम नहीं होगा तो टाइम वेरिएंट, टाइम से वेरी करेगा। स्टेबिलिटी के लिए बाउंडेड इनपुट जो है, बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए, वो हमने बताया था। तो यहाँ पे देखो गिवन हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, इस फंक्शन जो है बाउंडेड, हमारा कोसाइन जो फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है। आउटपुट हम निकालेंगे तो आउटपुट हमारा बाउंडेड आ जाएगा। ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट आ जाएगा, इससे हमारा सिस्टम जो हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अब कैजुअलिटी और हमारा नॉन कैजुअलिटी देखेंगे। कैजुअलिटी के लिए, कैजुअल के लिए क्या था, कैजुअल कॉजल, मतलब वही कैजुअल कॉजल 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 के लिए क्या था, आउटपुट जो होगा इन टी पे हमारा डिपेंड करे, टी लेस देन पे एनालिसिस करेंगे तो आउटपुट इक्वेशन हमारा इतना दिया हुआ है। तो आउटपुट एट एनी टाइम ओनली एट द इंटरवल ऑफ टी, तो ये क्या होगा, देर इज नो डिपेंडेंस ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर पे जब डिपेंडेंस नहीं होगा, देखो फ्यूचर पे डिपेंडेंट कहाँ हो रहा है भाई, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, एक्स टी इक्वल टू हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, मान लो वाई टी हमारा क्वेश्चन था। इसको हम मतलब सेम टाइम के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आउटपुट एट द टाइम t इक्वल टू ओनली ऑन द इनपुट एट द सेम टाइम। तो ये डिपेंड नहीं करना है फ्यूचर पे, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो कॉजल होगा, और फ्यूचर पे डिपेंड करेगा तो नॉन कॉजल होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये वाला यार थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को तो हम समझाने लगेंगे तो अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको समझा ही देता हूँ। अभी यूनिट उठाया हो तो इस यूनिट खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमारा सिस्टम। अब आगे हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लीनियर मैकेनिकल सिस्टम के लिए होता है। अ बॉडी विथ मास एम, अगर बॉडी के पास हमारा मास एम है कनेक्टेड थ्रू द स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग देखो हमारा मास एम है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे हमारा कनेक्टेड है, डैम्पर से हमारा कनेक्टेड है, कोफिशिएंट डैम्पर कोफिशिएंट सी है, इससे कनेक्टेड है। फिक्स्ड वॉल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ इज पुल टू द बॉडी राइट, इफ यू वांट टू एक्सर्ट द डिफरेंट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग डायनामिक ऑफ द फंक्शन। तो हम इसे क्या करते हैं, जैसे हमारा एम जो है मास है, सी जो है हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है, के जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ एन जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्स एम जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ है हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो है और मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेटरी, ये हमारा क्या है, ट्रांसलेटरी विथ मास, हमारा ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ना ऐसे। यही लिख रहा है कि हमारा एलिमेंट जो होगा, इक्वेशन वी नीड टू ड्रा फ्री, तो हमें वी नीड टू ड्रा अ फ्री बॉडी डायग्राम, हमें फ्री बॉडी डायग्राम जो है मतलब क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। और ड्रा करने के बाद हमारा जो होगा ड्राइंग फ्री
बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच मास पे हमारा कितना फोर्स एक्टिंग कर रहा है। तो आगे हम क्या करते हैं कि व्हेन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बॉडी पे, अरे यार इस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। चलो ठीक है, मैं इसको समझा ही देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमारा जब ये मतलब फोर्स हम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हमारा क्या करता है देखो, व्हेन यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टू द बॉडी, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, देखो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस पे। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो अपोजिट में हमारा फोर्स क्या करता है, ट्राई करता है बॉडी को सेम प्लेस में लाने के लिए। तो ये हमारा इलास्टिक फोर्स, इंटरनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स आता है। अभी क्या होता है, जैसे हमारा इलास्टिक फोर्स होता है, स्प्रिंग से आता है, स्प्रिंग से ही इलास्टिक फोर्स आएगा ना। और जो हमारा इंटरनल फोर्स आता है वो मास से आएगा, और जो हमारा डैम्पिंग फोर्स आएगा वो विस्कस फ्रिक्शन से आएगा। अब देखिए कैसे आता है, इक्वेशन जो लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। तो ये हमारा आया, फाइनली जो है इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा फोर्स आ जाएगा माइनस के एक्स सी एक्स, मतलब ये आ जाएगा भाई। ये हमारा लेक्चर वीडियो नहीं है कि मैं आपको एक चीज समझाऊं, ठीक है। तो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल जो होता है रोटेशनल मैकेनिज्म, अभी हमने लीनियर के लिए दिखा, अब रोटेशनल के लिए देखेंगे। रोटेशनल के लिए क्या कहते हैं, ये हमारा रोटेशनल इनर्शिया, मतलब इसमें इनर्शिया हो जाएगा स्प्रिंग और डैम्पर। यहाँ पर जे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के जो हो जाएगा सॉफ्ट स्टिफनेस हो जाएगा, सी जो है डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा, टी जो है एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा, अल्फा जो हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फ्री व्हील, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा जो आ जाएगा फाइनली जो होगा, ये ये इलेक्ट्रिक टॉर्क, मतलब ये इलेक्ट्रिक हमारा टॉर्क हो जाएगा, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा टॉर्क हो गया, ओके। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाता है टी माइनस के ए इंटू सी इंटू डी, ये हमारा इक्वल टू जीरो होता है। मतलब टोटल का सम करेंगे ना, ये सबको सम करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है रिप्लेसिंग द एक्सप्रेशन इलास्टिक जो होता है, इंटरनल डैम्पर होता है, टॉर्क होता है, वी गेट द इक्वेशन ऑफ मोशन। जब इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो सबका सम करेंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये जो होता है, पहले हमने लीनियर के लिए देखा, ये देखिए पहले हमने लीनियर के लिए देखा, ये हमारा डी प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा लीनियर मैकेनिज्म के लिए देखा, उसको रोटेशनल के देखा। लीनियर में कोई भी हमारा मतलब ये ओमेगा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा ओमेगा आ जाएगा, क्यों, जो कि एंगुलर स्पीड होगा ना, ये हमारा रोटेशनल के लिए हम देख रहे हैं, ये हम रोटेशनल की देख रहे हैं, आर ओ टी ए टी एन, रोटेशनल, रोटेशनल सिस्टम के लिए देख रहे हैं, रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब जो है हम कैसे एनालॉजी करते हैं, यही हमने शुरू में बोला था, ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम जो है एनालॉजी जो होगा वो हम फोर्स टू वोल्टेज करेंगे, फोर्स टू वोल्टेज, हमारा जो एनालॉजी होता है फोर्स वोल्टेज होता है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट मतलब एनालॉजी होता है। तो जो हमारा फोर्स होता है, देखो जो हमारा फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, देखो ध्यान से देखना, जो हमारा फोर्स होता है वो ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारा रोटेशनरी मोशन है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना। और ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हमने लिखने में छोड़ दिया था, इलेक्ट्रिकल, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो फोर्स होगा ना रोटेशन में, फोर्स जो है टॉर्क हो जाएगा, फोर्स जो है टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स जो है वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, और फोर्स करंट एनालॉजी होगा, तो हमारा फोर्स जो होगा वो करंट में चेंज हो जाएगा। फोर्स हमारा किसमें करंट चेंज हो जाएगा भाई, फोर्स हमारा करंट में चेंज हो जाएगा, सी यू डबल आर ए एन टी, करंट में चेंज हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो मास होगा ना, मास हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसमें जो होगा हमारा ट्रांसलेटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आएगा, तो इंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो मतलब मास देख रहा हो ना, ये मास हमारा कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे वोल्टेज हमारा करंट में चेंज हो रहा है, ये हमारा फोर्स जो है टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है, टॉर्क जो हमारा मतलब वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंडक्टेंस हमारा कैपेसिटेंस सी ए सी आई टी ए एन सी, कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, सी ए पी ए सी आई टी ए एन एन सी, कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे हमारा विस्कस डैम्पिंग फोर्स, जो हमारा विस्कस डैम्पिंग फोर्स है बी, ये हमारा जो विस्कस डैम्पिंग फोर्स है, कोफिशिएंट है वो बी जो है, इसमें ट्रांसपोजनल फ्रिक्शनल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, आर ई एस आई एस टी एन सी, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी इसमें हम एग्जाम्पल मतलब करके बताएंगे, आपको समझ में आएगा। ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है ना, ये हमारा रोटेशनली मोशन है, रोटेट कर रहा है ना, रोटेशनली मोशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है ना, के हमारा जो होता है, जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट किया जाता है, इसमें हमारा रेसिप्रोकल ऑफ सी हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ सी हो जाता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सी हो जाता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है हमारा के, स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1/c आ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है
जो हमारा सी होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो होता है वो मुझे रेसिप्रोकल ऑफ सी, तो यहाँ पर सी पे आ जाएगा, यहाँ पर सी में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसलेटर में, हेड रोटेशन में जाओगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ना चार्ज में, वोल्टेज वाला चार्ज में। और ये चार्ज जो होता है ना, ये चार्ज जो होता है ये हमारा फ्लक्स लिंकेज में कन्वर्ट हो जाता है, एफ एल यू एक्स, फ्लक्स लिंकेज, एल आई एन के ए जी, फ्लक्स लिंकेज में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फाई में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी, जो वेलोसिटी लास्ट है, वेलोसिटी हमारा एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा करंट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारा जो है वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वी ओ एल टी ए जी। ये वाला टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबल है। जब ये टेबल याद रहेगा ना, तब जाके आप ये जो आगे हम प्रॉब्लम कराएंगे समझोगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये हमारा पहला प्रॉब्लम जो है, ऐसा प्रॉब्लम आते हैं आपके एग्जाम में 2018-19, मतलब 21-22 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो है, ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, और इसको इक्विवेलेंट फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी में चेंज करना है। देखिए सबसे पहले जब भी चेंज करना होता है ना, तो इस सिस्टम को मैकेनिकल से हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट में हम कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम MECHINICL, मैकेनिकल जो होता है इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने देखा कि जो हमारा ये फोर्स है, देखो हमारा F1 F1 2 हो गया, F2 T हो गया, दो फोर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो के है, हमारा के जो है, इनसे हमारा क्या है, इनसे हमारा जो है पैरेलल में कनेक्ट है। तो चलो हम जैसे दिया हुआ ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोर्स जो होगा, हमारा फोर्स F2, देखो ध्यान से देखना, हमारा फोर्स F2 हो जाएगा, ये F2 फोर्स हो गया, F2 T। इसको समझाने के लिए ना भाई लेक्चर वीडियो में कम से कम एक क्लास तो लग ही जाता है, 2 घंटा इसको समझाने में लगता है। लेकिन ये मतलब क्या है, ये आपको वन शॉट है, तो वन शॉट में हम वन शॉट की तरह ही आपको बताएंगे ना। तो हमारा F1T, इससे हमारा ये मास, मान चलो हमने यहाँ पे एक मास बना लिया, ये हमारा मान चलो मास M1 हो गया, मास M1 हो गया। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका वन शॉट वीडियो है तो मैं वन शॉट की तरह समझा रहा हूँ। जरूर आपने एक बार रिवाइज किया हो तो समझ में आएगा, ठीक है। मास M1 से पैरेलल में कनेक्ट है हमारा K1, तो K1 हम कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम K1 कनेक्ट कर लेंगे। देखो ये हमारा K1 कनेक्ट हो गया, ठीक है, K1 कनेक्ट हो गया। अब इससे हमारा क्या, ये डैम्पर कनेक्ट है B1, तो B1 भी कनेक्ट कर लेंगे। देखो हमारा ये हमारा B1 कनेक्ट हो गया, B1 हमारा कनेक्ट हो गया। B1 के बाद हमारा क्या कनेक्ट है भाई, इससे हमारा जो B2 है, M1 M2, तो यहाँ पे हम एक M2 ही बना लेंगे। देखो ये हमारा M2 हो गया। M2 और M1 के बीच में, देखो M1 और M2 के बीच में हमारा डैम्पर कनेक्ट है, ये हमारा डैम्पर कनेक्ट है। इसी में हमारा एक स्प्रिंग K2 कांस्टेंट है, ये हमारा स्प्रिंग का मतलब कनेक्टेड है। अब इससे हमारा क्या है, इससे हमारा जो कनेक्ट है वो B4 कनेक्ट है। देखो ये B4, तो एक हम B4 यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा डैम्पर हो गया। B4 इससे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा B4 हो गया, ठीक है। और फाइनली हमारा एक F1 फोर्स, F1 देख रहे हो ना, ये हमारा F1 फोर्स, ये हमारा क्या हो गया, F1 फोर्स है, F1T हमारा फोर्स कनेक्ट हो गया। ये हमारा क्या, F2T है, K1 M1 B1, ये हमारा क्या था, ये हमारा B2, देखो ये हमारा B2 हो गया, B2 में कनेक्ट है, हमारा K2 कनेक्ट है, M2 कनेक्ट है, ये हमारा क्या है, B4 कनेक्ट है, ये हमारा F1 कनेक्ट है। तो ये हमने क्या किया, ये मैकेनिकल जो ये दिया हुआ था, मैकेनिकल से हमने ड्रा करना इक्विवेलेंट, हमें ड्रा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ड्रा कर लिया। अब हमें फोर्स वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, फोर्स करंट एनालॉजी को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो था, वो स्प्रिंग कांस्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो होगा मास जो होगा, सबसे पहले देखो फोर्स वोल्टेज, तो मास देखो फोर्स वोल्टेज, ये जब आपको याद रहेगा हमारा मास किस में कन्वर्ट होगा। देखो फोर्स वोल्टेज जब करेंगे, फोर्स वोल्टेज हमारा वोल्टेज है ना, तो फोर्स वोल्टेज मास में कन्वर्ट होगा, मास हमारा इंडक्टेंस में। देखो सबसे पहले हमारा मास जो होगा, मास हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंडक्टेंस में। ये वाला मास हमारा इंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडक्टेंस। M1 जो होगा L1 में, तो यही हम चलो अब समझाते हैं। देखो फिर से हम जल्दी जल्दी यही बना लेते हैं, ये वाला फिगर फिर समझाते हैं। देखो ये हमारा क्या था, ये फोर्स 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 था, ठीक है, ये हमारा फोर्स था। फोर्स के बाद हमारा क्या था, ये हमारा एक इंडक्टेंस था, ठीक है, इंडक्टेंस हमारा K1 था। तो इसे यहाँ पे हमारा एक मास था M1। फिर से हमारा क्या था, हमारा एक जो था यहाँ पे डैम्पर कनेक्ट था, ये हमारा डैम्पर मान चलो ऐसे कनेक्ट था B1। फिर हमारा यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है B2 यहाँ पे कनेक्ट था। फिर हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट था। स्प्रिंग के बाद हमारा यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक M2 कनेक्ट था, M2 M2 कनेक्ट था। M2 से हमारा क्या था, ये B4 कनेक्ट था, B4 B4 कनेक्ट था। B4 से हमारा क्या कनेक्ट था, ये हमारा F2, ये हमारा क्या था, F1 कनेक्ट था, F1 कनेक्ट था। ध्यान से देखिएगा, जब हम सबसे पहला जो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले अब आपको यार मतलब उस तरीके से हम बता रहे हैं, हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ANALOGY। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में सबसे पहले हमारा मास जो होगा, देखो फोर्स वोल्टेज यहाँ ध्यान से देखें,
मास जो है, फोर्स वोल्टेज हमारा मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, मास हमारा इंडक्टेंस में, और इसमें हमारा कैपेसिटेंस में कन्वर्ट होगा। दोनों को एक ही साथ बनाते हैं। देखो वोल्टेज में हमारा क्या होगा, वोल्टेज में इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस में हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस में हमारा क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस में हमारा देखो वोल्टेज में हमारा वोल्टेज में हमारा इंडक्टर, और जो हमारा करंट में हमारा क्या होगा, करंट में फोर्स, करंट एनालिसिस में हमारा क्या होगा, ये जो हमारा इंडक्टर देखो कैपेसिटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक और कोई क्वेश्चन समझाते हैं। देखो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट ANALOGY। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, हमारे मास है, मास को हम क्या करते हैं, मास को हम कन्वर्ट करते हैं इंडक्टर में। और यहाँ पे मास को, यहाँ हमारे दो मास है ना, तो दोनों मास को हम इंडक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक इंडक्टर लगाते हैं, दोनों मतलब मास M1, ये हमारा क्या हो जाएगा L1, और ये हमारा क्या हो जाएगा L2। L1 L2 हो गया, समझ में आया। मास को हमने किस में कन्वर्ट किया, मास को हमने इंडक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा फोर्स, मतलब ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है, फोर्स करंट एनालॉजी। मास हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फोर्स कैपेसिटेंस में कन्वर्ट होगा ना। तो हम कैपेसिटेंस बना लेते हैं। देखो ये हमारा कैपेसिटेंस 1, एक कैपेसिटेंस हमारा एक 2, कैपेसिटेंस 1 C1 और हमारा C2। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मतलब के है, के को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, रेजिस्टेंस में। तो K1 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में R1। फिर से हमारा K1 कहीं है, फिर से हमारा K1 कहीं है नहीं, ये हमारा K1 हो गया। फिर से हमारा ये B1 जो होता है, ये भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। B1 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा जो देख रहे हो ना, ये हमारा सबसे पहले फोर्स हमारा वोल्टेज, तो फोर्स को हम सबसे पहले वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो फोर्स को हम वोल्टेज में, तो फोर्स हमारा वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा M1 जो L1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा मान चलो हमारा ये भी हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा B1। तो हमारा मतलब ये R1 हो, R1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा B1 है। ठीक है, B1 हमारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आगे हम जाएंगे तो हमारा जो B1 हो गया, जो B2 हो गया, देखो B2, यहाँ पे B2 जो होगा कैपेसिटेंस में, यहाँ देखो फोर्स वोल्टेज में, फोर्स वोल्टेज में जाओगे तो हमारा ये जो हो गया रेसिप्रोकल ऑफ सी, स्प्रिंग कांस्टेंट किसमें हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा बी जो है हमारा रेजिस्टेंस में दोनों हमारा बी, डैम्पिंग फोर्स, मास जो हमारा इंडक्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा चार्ज में, वेलोसिटी जो है करंट में, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारा क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे ये कैपेसिटेंस में स्प्रिंग कांस्टेंट, तो चलो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस में चेंज करते हैं। हमारा B1 जो है, हमारा ये जो आप B1 देख रहे हो, ये वाला B1, ये B1 देख रहे हो ना भाई, हमारा ये जो B1 है, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमारा कैपेसिटेंस आएगा C1। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आओगे, एक रेजिस्टेंस हमारा R2 यहाँ पे कनेक्ट है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो आप देख रहे हो, ये हमारा K2 था, ये K2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा K2 जो हो जाएगा, ये दोनों जो हो गए, ये वाले दो दोनों, ये हमारा B1 जो हो गया कैपेसिटेंस भी काउंट हो गया, ये हमारा B2 जो हो गया, B2 और K2 ये दोनों के पैरेलल में है ना, तो ये देखो, अरे यार इसके लिए मतलब लेक्चर बताना ही पड़ेगा। ये जो हमारा सीरीज में होता है ना, पैरेलल में आ जाता है। देखो सीरीज में जो होता है पैरेलल में आ जाएगा भाई, हम अब क्या ही कर सकते हैं, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये हमारा जो K2 है रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा मतलब जो हो गया वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर में चेंज हो जाएगा जो B2 है। अभी हमने समझाया भी था, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडक्टर जोड़ देंगे हमारा मास के लिए। हमारा B4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, B4 जो हो जाएगा ये B4, B4 आप देख रहे हो, B4 जो होगा हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, B4 हमारा जो है वो R4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा R4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या फोर्स है ना, फोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा V1T हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फोर्स वोल्टेज एनालिसिस हो गया। मेरे दोस्त बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बिना लेक्चर के समझ में नहीं आएगा, पहली बार देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने बस आपको एज वन शॉट मैंने बताया कि ये हमारा मतलब फिगर है, फिर हम एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट जैसे ही बनाएंगे, उसका फोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा फोर्स होता है वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा जो मास है, मास जो हमारा कैपेसिटर में, इंडक्टर में चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा मास जो था ये कैपेसिटर में चेंज हो गया, फोर्स करंट, मतलब फोर्स हमारा करंट एनालॉजी। उसके बाद हमारा जो ये हमारा जो फोर्स करंट एनालॉजी, तो हमारा करंट में चेंज होगा ना, तो हम यहाँ पे करंट बना लेंगे, ये हमारा करंट हो जाएगा I2T हो जाएगा, I2T हमारा करंट एनालॉजी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो करंट एनालॉजी में हमारा ये जो ऑब्वियसली ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। इंडक्टर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर लो। इंडक्टर के बाद ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, B1 जो होगा 1/R1, 1/R1 में 1/R1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1/R1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 1/R2, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा B2 जो होगा 1/R2, 1/R2 में कन्वर्ट हो गया। और ये जो हमारा देख रहे हो यहाँ सीरीज में है ना, तो सीरीज में रहता है, तो B2 हमारा 1/R2 हो जाएगा, 1/R2। और ये हमारा जो इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस देख रहे हो, ये हमारा जो इंडक्टेंस था वो कैपेसिटेंस में क्या, इंडक्टेंस जो होता है इंडक्टेंस में रहता है, हमारा L2 हो गया। ठीक है,
हमारा L2 ही रहेगा। ये हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस से हमारा क्या कनेक्ट है, एक V4 है, तो एक रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो जाएगा 1/R4, 1/R4। और फाइनली हमारा एक करंट, हमारा करंट क्या है, I1T, I1T हमारा करंट। ये हमारा फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट टेक्नोलॉजी आपको हमने समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन दिया है, ये अपने से करना, होमवर्क। होमवर्क मतलब डू बाई योरसेल्फ, डू बाई योरसेल्फ, मैंने समझा दिया, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बता देते हैं लास्ट। जैसे हमारा मान चलो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, जैसे मास से हमारा इंडक्टेंस कनेक्टेड है, और इसे हम किसमें फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट में हमें बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा मास किसमें कन्वर्ट होता है, पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, एफ ओ आर सी, फोर्स करेंट एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी। हमारा मास कितना होता है भाई, वेलोसिटी में हमारा मास जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, मास जो होता है कैपेसिटेंस में, इंडक्टेंस में कन्वर्ट होता है ना। इंडक्टेंस ले लिया, उसके बाद हमने, ये हमारा डैम्पर है, ये हमारा रेजिस्टेंस में कनेक्ट होगा, तो हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा जो है, के जो है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो है हमारा किसमें, कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा जो फोर्स देख रहे हो, फोर्स हमारा वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, तो फोर्स को हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा V हो गया। तो ये हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बन गया, हमारा करंट मान लो IT फ्लो हो रहा है, ठीक है, IT फ्लो हो रहा है, IT। वैसे हम फोर्स करंट एनालॉजी में हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स होगा सबसे पहले करंट में चेंज होगा, हमारा फोर्स होगा करंट में चेंज हो गया, देखो फोर्स हमारा IT, फोर्स हमारा जो है करंट में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है, ये हमारा इंडक्टेंस जो है इंडक्टेंस में ही होगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में होता है, हमारा इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, ओके, इंडक्टेंस हमारा एल हो गया, ओके। उसके बाद इसमें हमारा IL करंट मान से फ्लो होगा। उसके बाद हमारा जो मास जो होता है, मास हमारा जो इंडक्टेंस, मास हमारा जो होता है कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम पैरेलल भी कर सकते हैं ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस इससे कन्वर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस, एक मिनट, ये हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा इससे, इससे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आर, तो ये हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो समझ में आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे, जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम, तो बहुत अच्छे से आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ोगे। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे कंट्रोल सिस्टम टिका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका ऑर्डर जो कितनी बार डिफरेंशिएट, ये हमारा जो होता है कितनी बार डिफरेंशिएट, इसका पावर, इसका पावर क्या है, पावर क्या है, पावर 1 है, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारा टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, के जो होता है स्टडी स्टेट गेन होता है, तो हमारा वाई इक्वल टू के इंटू 1 - के बराबर होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो यूनिट स्टेप हमारा यूटी होता है, और टाइम कांस्टेंट जो होता है, याद रखिए टाइम कांस्टेंट हमारा 63.2% के बराबर होता है फाइनल वैल्यू पे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है 63.2% के बराबर होता है फाइनल वैल्यू के, फाइनल वैल्यू के हमारा 63.2% के बराबर होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियली बिहेवियर जो होता है इंडिकेट हाउ हमारा जो होता है सिस्टम रिस्पॉन्स टू चेंज, मतलब हमारा सिस्टम कितना रिस्पॉन्स कर रहा है ये हमें देखना होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। तो ये बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फाइनल वैल्यू से, फाइनल वैल्यू का 63.2% हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने नेटवर्क में भी टाइम कांस्टेंट पढ़ा होगा, जो हमारा नेटवर्क में टाइम कांस्टेंट आता है, तो हमारा जब RLC सर्किट देखते हैं, तो RLC सर्किट देखते हैं जब व्हेन वी सी नेटवर्क, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेटवर्क में जब देखते हैं, नेटवर्क में देखते हैं, तो व्हेन RL सर्किट होता है, तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R होता है। और जब हमारा वेन RC सर्किट होता है, तो हमारा टाउ और क्या होता है, RC होता है। ये आपने पढ़ा होगा ना नेटवर्क में, हम नेटवर्क एनालिसिस में, नेटवर्क ANA, मैंने ये आपको बताया, नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, या आपने कहीं से पढ़ा हो तो आपको पता होगा। ये हमारा टाउ, टाउ क्या है, हमारा टाउ जो होता है, ये हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। ये हमारा टाउ क्या होता है, टाइम, CONSTNT, टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट। हमारा टाउ क्या होता है भाई, टाइम कांस्टेंट होता है। और टाउ इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। वेन हमारा RL सर्किट होता है, वेन हमारा RC सर्किट होता है, तो टाउ इक्वल टू RC होता है। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर आपको समझ में आएगा। जब हमारा ऑर्डर जो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर 1 है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। वही हमारा जो, ये हमारा जो सिस्टम है, जैसे हमारा पावर क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, पावर हमारा क्या है, पावर हमारा 2, पावर 2 मीन्स ये हमारा जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो क्या है, COND, सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर का हमारा जो हो जाएगा पावर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर का पावर होते हैं हमें से जो बोलते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं, जहां हमारा
जब आप आगे जाओगे ना सेकंड ऑर्डर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो मान लो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस हमारा ओमेगा एन स्क्वायर आएगा। जब आप आओगे ना तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन, तो कंट्रोल सिस्टम में आओगे, कंट्रोल, और कंट्रोल में ये वाला जो होता है ना, इससे मतलब मान लो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूँ गेट के लिए, GATE, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला सेकंड ऑर्डर सिस्टम ना, इस पे पूरा एक मतलब पूरा आपका मतलब यूनिटी है भाई। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम ये गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई मैं लिख रहा हूँ कि इसमें जीटा जो होता है डैम्पिंग रेशियो होता है। अब यहाँ पे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ओमेगा जो होता है अननेचुरल जो होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा अननेचुरल जो है डैम्प फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा एन इक्वल टू होता है ओमेगा, ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। यहाँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आया ओमेगा डी क्या होता है, डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ये हमारा ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है, जीटा स्क्वायर। अभी आप सोचोगे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आप जस्ट स्टार्टिंग कर दो अपना इंजीनियरिंग। अगर आपको इतना टफ मैं बना दूं पहले ही वीडियो में 2-2 घंटे का, तो आप छोड़ ही दोगे मेरा वीडियो, क्यों देखोगे? तो भाई बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब फिफ्थ सेमेस्टर, ये फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, मुझे लगता है कि 2 घंटा तो क्रॉस, 2 घंटा के पास, हाँ 2 घंटा क्रॉस कर लिया होगा वीडियो। तो जितना मैंने आपको बताया ना, बहुत ध्यान समझना। मतलब ये ओमेगा जो होता है ना, जीटा, यहाँ पे जीटा जो होता है डैम्पिंग रेशियो, इसको हम जीटा कहते हैं। हमारा डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो अगर 0-1 के बीच में हो तो हमारा सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीलेटरी होता है। जीटा इक्वल टू 1 होता है तो हमारा फास्टर होता है। जीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो ये बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें बस उतना समझना नहीं है, टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम टाइम, राइज टाइम, ये सब कुछ ना, ये सब कुछ जितना सेकंड ऑर्डर है ना, ये सब आपका कंट्रोल सिस्टम में आएगा। कंट्रोल सिस्टम गेट में आएगा, कंट्रोल सिस्टम फिफ्थ सिस्टम, फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो डोंट वरी, डोंट वरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डोंट डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट दिस, यू will study, study in very deep, in very deep in control system, कंट्रोल सिस्टम फिफ्थ सेम। चलो रेट से लिख दे रहा हूँ फिफ्थ सेम, फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत डीप में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, फिफ्थ सेम में। डोंट वरी अबाउट इट, सेकंड ऑर्डर के सिस्टम के बारे में वरी नहीं होना है, क्योंकि अब बहुत ही राइज टाइम क्या होता है, टिक टाइम क्या होता है, मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वहां पे आओगे तो बहुत समझ में आएगा, ठीक है। वहां पे सेटलिंग टाइम होगा, सेटलिंग टाइम जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, TS इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा इन होता है। और कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया था सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। ये आओगे ना तो यहाँ पे मतलब टेन टेन मतलब ये थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स होता है, ये हम निकालते हैं। ये सब चीजें बहुत आसानी से पढ़ोगे, तो इसके बारे में चिंता नहीं लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में समझ में आओ, अगर लास्ट में आपको समझ में नहीं आओ तो इसके लिए मतलब आई कांट से एनीथिंग, बस इतना कहूंगा कि बस धैर्य बनाए रखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जितना मैंने बताया बहुत ध्यान से समझना है। थैंक यू।